Jai Hind everyone. I hope you all are doing good. So my name is Aman Singh and today we are going to cover the defense current affairs from August 2025 to January 2026. ठीक है, तो जो भी इसके बीच में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आए हैं रिलेटेड टू डिफेंस वो आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। जैसे कि जो भी एक्सरसाइज आपके रहे हैं पिछले 6 महीनों में न्यूज़ में, ठीक है, उसके बाद जो भी मिसाइल्स आपके न्यूज़ में रहे हैं या फिर जो भी आपके इक्विपमेंट्स लॉन्च किए गए हैं हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस द्वारा या हमारे इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, उनको हम आज के लेक्चर में देख लेने वाले हैं। तो ये काइंड ऑफ आपका रिवीजन वीडियो, तो लास्ट लेक्चर से आपको अंदाजा लग गया होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन चीज़ों को एक्टिव रिकॉलिंग के थ्रू कोशिश करेंगे कि यहीं के यहीं याद हो जाए। तो अभी तक आप 6 महीने से अगर कंसिस्टेंटली मंथली या वीकली करंट अफेयर फॉलो करते हुए आ रहे होगे तो ये काइंड ऑफ आपका वीडियो जो होगा ना रिवीजन के लिए आपके ब्रह्मास्त्र साबित होगा, है ना। तो मतलब जब आपके एग्जाम भी नजदीक आएगा तब भी आप इस वीडियो के थ्रू आप अपने मतलब अगस्त से लेकर जनवरी 2026 का करंट अफेयर रिवाइज कर सकते हो। बाकी इसके आगे का जो 6 महीने का होगा वो हम लोग अपकमिंग फेज में सारे करंट अफेयर सिमिलर मैनर में थीम वाइज आपके कवर करा देंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर के लिए आपको रियलाइज हो ही रहा होगा, है ना, कि आपको और कहीं भटकने की जरूरत नहीं। ऑलरेडी जितनी भी चीजें हैं हम लोग आपको इस प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कर रहे हैं अचीव सीएपीएफ के यूट्यूब चैनल पे, है ना। जैसे कि मंथली हम लोग आपको हर महीने दे रहे हैं ब्रह्मास्त्र मैगजीन के थ्रू, राइट। उसके बाद फिर आपको वीकली कवर करवा रहे हैं। उसके बाद जो भी अब आपको रिवीजन में प्रॉब्लम आती थी तो हमने ये भी कंसोलिडेट करके दे दिया कि लास्ट मोमेंट पे आपको रिवीजन कैसे करना है, मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस में, एक्टिव रिकॉलिंग कैसे करना है। उसके बाद अगर आपने ब्रह्मास्त्र प्लस सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो उसमें हम क्विजेस भी आपको प्रोवाइड करेंगे। और लास्ट में जब आपके एग्जाम नजदीक आ जाएगा जो जो आपके टॉप 100 करंट अफेयर्स रहेंगे इस टाइप की भी वीडियोस हम लेके आएंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर इस बार मतलब बोलते हैं ना फोड़ के आना आपको एग्जाम में। करंट अफेयर से कोई भी क्वेश्चन आए तो एटलीस्ट मान के चलो आपके कॉम्पिटिटर अगर फॉर एग्जाम्पल अगर 10 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो आप 10 में से 7 क्वेश्चन तो एटलीस्ट सही करने चाहिए, है ना, क्योंकि आप शुरू से ही फॉलो करते हुए आ रहे हो हमें, तो ऑफकोर्स आप लोग एडवांटेजियस पोजीशन में रहोगे। बाकी मैं आप लोग से एक अर्ज करना चाहता हूं कि ये सारी वीडियोस को ना बाद के लिए मत रखो कि मैं एग्जाम के एक दिन बाद एक दिन पहले देख के जाऊंगा, नहीं, अभी साथ के साथ रिवीजन करते चलो, क्योंकि चीजें याद होने में ना टाइम लगती है। करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको आप एकदम से एग्जाम के 1-2 महीने पहले चीजें याद नहीं कर सकते हो, पूरा 1 साल का करंट अफेयर। तो कोशिश करो कि जनवरी तक का जो भी चीजें अब तक है वो सब एक वीडियो के थ्रू आपका रिवाइज हो जाए और यही मतलब इस क्लास के दौरान ही आपको 70% कंटेंट माइंड में फिट हो जाए। ठीक है, तो पहला न्यूज हम देखते हैं डिफेंस का। सबसे पहला जो न्यूज है वो है फर्स्ट ओवरसीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। ठीक है, तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है ये हम समझते हैं और ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारा पहले ओवरसीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अभी हमने सेटअप किया है, राइट। तो कहां पे सेटअप किया है, किस कंट्री में? ओवरसीज का मतलब ही होता है किसी दूसरे कंट्री में। ठीक है, तो वो कंट्री कौन सा है? मालदीव्स, ये चीज याद रखना। ठीक है, किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? हमारे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म का नाम क्या रहेगा आपका? व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसकी टाइप क्या रहेगी? जैसे इसमें आपके इंडिजिनस 8x8 आर्मर्ड प्लेटफॉर्म सेटअप किया जाएगा और इसको डेवलप किसके द्वारा किया जाएगा? कौन कौन सी 2 एजेंसीज हैं? एक तो आपकी गवर्नमेंट एजेंसी है डीआरडीओ और एक आपकी प्राइवेट पार्टनर है टाटा एडवांस सिस्टम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रख लेना, है ना, कि जो भी हमारा ओवरसीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अभी प्लांट सेटअप हुआ है किस लोकेशन पे हुआ है? मालदीव्स में। कौन सा प्लेटफॉर्म है? व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म। किसके द्वारा डेवलप किया गया? डीआरडीओ, टाटा एडवांस सिस्टम। ठीक है, और इसके फीचर्स क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल इट इज हाई मोबिलिटी, हाई सर्वाइवेबिलिटी एंड मॉड्यूलर कॉम्बैट कॉन्फ़िगरेशन। मतलब ये जो आपका डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ना, यहाँ पे आपके ये वाली चीज बनाई जाएगी, आर्मर्ड प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जो कि मोबाइल होगी, सर्वाइवेबिलिटी उसकी बहुत हाई होगी और उसको हम लोग कहीं भी बोलते हैं ना बहुत ज्यादा पोर्टेबल होगा। मतलब कहीं पे भी हम लोग उसको डिसमेंटल कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं जो भी हमारा वॉरफेयर होगा। उसके बाद इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इट विल इंक्रीज डिफेंस एक्सपोर्ट पुश। तो ये हमारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी एक्सपोर्ट को बढ़ाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज समझ आ रहा होगा कि इस टाइप के जो स्टेप्स हैं ये हमारे जो सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस सेक्टर जो हमारा एम्बिशन है, ठीक है, उसको अचीव करने में बहुत हेल्प करते हैं, राइट। उसके बाद जो हमारा स्ट्रैटेजिक आउटरीच है ये भी बढ़ेगा। सो इट इनहांसेस इंडियाज स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस इन द इंडियन ओशनिक रीजन एंड आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस। समझ आए? तो इस टाइप से न्यूज को अगर आपको रिवाइज करना है। अब बाकी यहाँ पे जैसे मैं जब आपको मंथली करा रहा होता हूँ तो इसके पीछे का पूरा कॉन्टेक्स्ट बता रहा होता हूँ, पूरा चीजें रिलेट करा रहा होता हूँ, लेकिन ये काइंड ऑफ आपका रिविजन वीडियो है तो जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बस हम लोग ये देखते चलेंगे। उसके बाद जो आपका सेकंड न्यूज है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। अब मैं आपको यहां से बताना चाहता हूं जैसे इस टाइप के जो ऑपरेशन रहते हैं ना इसको आप डायरेक्टली पेपर 2 में भी एग्जांपल यूज कर सकते हो। जैसे आपको अभी पेपर 2 में बताया गया होगा कि कैसे पेपर 1 से जो आप पेपर 1 के लिए जो करंट अफेयर पढ़ते हो ना यहां से कैसे आपको न्यूज पिक करके वैल्यू एडिशन करना अपने पेपर 2 के लिए। क्योंकि पेपर 2 में जनरलाइज आंसर सब लिख लेते हैं लेकिन आपका आंसर अलग कैसे बनता है दूसरों से? जब आप उसमें एग्जांपल्स डालते हो और उसमें भी लेटेस्ट एग्जांपल डालते हो तो एग्जामिनर को समझ आ जाता है कि
ये बंदा अवेयर है, ठीक है, पढ़ाई अच्छे से करके आया है ये। तो जैसे ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को आप किस थीम में डाल सकते हो, जो आपका इंटरनल सिक्योरिटी का थीम होता है। तो ये ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किसके लिए चलाया गया, तो इट वाज काइंड ऑफ एंटी नक्सल ऑपरेशन, जो भी नक्सलिज्म है उससे लड़ने के लिए इंडिया में इस टाइप का ऑपरेशन चलाए जाते हैं। तो अभी रिसेंटली ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया था, किस जगह पे चलाया गया था ये चीज याद रखना, छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पे, ठीक है, और कंडक्टेड इन कारेगुट्टा हिल्स, ये चीज याद रखना। उसका इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो नाम से ही पता लग रहा है एंटी नक्सल ऑपरेशन है। तो जो भी आपकी टॉप नक्सल लीडरशिप होगी उसको न्यूट्रलाइज करना, डिसमेंटल माओइस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिस्टोर स्टेट कंट्रोल, ठीक है। इसमें फोर्सेस कौन कौन सी इन्वॉल्व थी, तो स्टेट पुलिस, सीएपीएफ एंड इंटेलिजेंस बेस्ड कोऑर्डिनेशन। तो आपको यहाँ पे एक चीज और अच्छा दिख रहा होगा, जैसे आप पेपर 2 पढ़ते हो वहां पे आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हो कि अगर हमें मान के चलो इंटरनल सिक्योरिटी को डील करना है, या फिर हमें एंटी माओइस्ट मूवमेंट चलाना है, या एंटी नक्सलिज्म मूवमेंट चलाना है, तो हमें स्टेट पुलिस का भी उतना ही कॉपरेशन चाहिए जितना हमें सीएपीएफ और आर्म फोर्सेस का चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि स्टेट पुलिस ना किसी भी टेरेन से बहुत ज्यादा वेल अवेयर रहती है एज कंपेरिजन टू जो आपके आर्मी होती है या फिर जो आपके सीएपीएफ पर्सनल होते हैं। और स्टेट पुलिस उसके बाद उस जगह के लैंग्वेज को भी जानती हैं, तो ये लोग बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली डील कर पाते हैं अगर इनको अच्छे से ट्रेन कर दिया जाए सीएपीएफ के हेल्प से या फिर जॉइंट कोलैबोरेशन के थ्रू। तो आपकी जो ऑपरेशन है ना उसमें और चार चांद लग जाता है और उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आपको क्योंकि कोऑर्डिनेशन दिख रहा है, दैट्स वाई ये ऑपरेशन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। अब इससे मिलता जुलता ऑपरेशन इंडिया में पहले चलाया गया था क्या, हाँ, जैसे संकल्प हो गया, आपका ग्रीन हंट हो गया, ठीक है। इसका जो अर्लियर फेज था उसको ग्रीन हंट के नाम से जान रहे हैं। तो ये चीज़ याद रखना, डायरेक्ट पेपर 2 में एज अ वैल्यू एडिशन यूज कर सकते हो। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट क्लियर हुआ, ये एक आपका काइंड ऑफ एंटी नक्सल ऑपरेशन है। फिर देखो अग्नि प्राइम मिसाइल। अब अग्नि प्राइम मिसाइल, अग्नि मिसाइल के बारे में आपने सुना है ना, उसी का आपको बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं। जैसे हमारा अग्नि 5 है, अग्नि 5 जो था हमारा लेटेस्ट वर्जन था, अग्नि 6 पे भी काम चल रहा है। तो ये अग्नि 5, अग्नि सीरीज की जितनी भी मिसाइल हैं ये सारे किस टाइप के मिसाइल हैं, बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। उसमें भी जो आपकी अग्नि 3, 4, 5 ये सारी जो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। मतलब इनकी जो रेंज है, जैसे अग्नि 5 की जो रेंज है वो आपके 5000 किलोमीटर के करीब है, ठीक है। अग्नि 6 जो बन रहा है उसका बताया जा रहा है 8000 से लेकर 12000 किलोमीटर के रेंज में हो सकती है। वैसे ही जो अग्नि प्राइम है ना, ये कहीं ना कहीं बीच में है ना, मतलब पूरे अग्नि सीरीज का एक काइंड ऑफ लाइट वर्जन आप मान सकते हो। तो इसकी जो रेंज है वो है आपकी 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच में, ठीक है। और उसके बाद क्यों न्यूज में है ये, क्योंकि इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया अभी रिसेंटली, राइट। टाइप इसका मैंने बता दिया, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, राइट। इंटरकॉन्टिनेंटल नहीं है, ये मीडियम रेंज है। इंटरकॉन्टिनेंटल कौन सा होता है मिसाइल, जो आपका 5000 का जो रेंज कवर करता है, ठीक है। उसके बाद इसके फीचर्स क्या क्या हैं, जैसे कैनिस्टराइज सिस्टम, इंप्रूव्ड एक्यूरेसी, इनहांस्ड मैनोवरेबिलिटी एंड रिड्यूस लॉजिस्टिक फुटप्रिंट। अब ये सब जो पॉइंट्स होते हैं पेपर 1 के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके पेपर 2 में ये सारे कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हो, ठीक है। उसका इसके डेवलपर कौन है, डीआरडीओ, और स्ट्रैटेजिक रोल क्या है, स्ट्रेंथन न्यूक्लियर डिटरेंस एंड पार्ट ऑफ अग्नि मिसाइल फैमिली। अब ये तो हो गया आपका न्यूज कि अग्नि प्राइम मिसाइल किसने डेवलप किया, क्यों न्यूज में है और इसका क्या रेंज है, ठीक है, जो कि आपके पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो एक्टिव रिकॉलिंग वाला पार्ट आता है आपका, वो क्या आता है, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बीच का डिफरेंस बताओ। अब बताओ जो कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहा है वो कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना। आप लोगों को ना जाने मैंने कितनी बार इसको एक्सप्लेन किया होगा। तो मैं जो फर्स्ट टाइम हमसे वीडियो में जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं आपको एक ना सोचने का तरीका बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल कभी भी आपको कोई दो चीज के बीच में कंपैरिजन करना है ना, तो आप हमेशा पॉइंटर्स में सोचो। कुछ 5 पॉइंट अपने माइंड में क्लियर रख लो कि जब भी डिफरेंस आएगा तो हमें इस 5 पॉइंट के अराउंड सोचना है। इसी को हम ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला पार्ट कहते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल जब भी आपको बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बीच में डिफरेंस पूछेगा ना, तो हमेशा ये 5 जो आपका कॉन्टेक्स्ट है ये याद रखना। जैसे फॉर एग्जांपल आप ट्रैजेक्टरी के बेसिस पे इनको डिफरेंशिएट कर सकते हो। जैसे जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसका जो ट्रैजेक्टरी होता है ये क्या होता है आपका हाइपरबॉलिक पाथ लेता है, ठीक है। वहीं पे जो क्रूज मिसाइल का ट्रैजेक्टरी होता है तो ये काफी लो एल्टीट्यूड में फ्लाई करता है, ठीक है। इसको इसीलिए इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर किसिंग या एटमॉस्फेयर हगिंग भी इसको बोलते हैं, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर के लोअर लेयर से पास होता है। दैट्स वाई ये रडार के लिए भी इजीली ट्रेसेबल नहीं होता है ना, इसमें स्टेल्थ फीचर लगी रहती है। उसका प्रोपल्शन की बात की जाए तो बैलिस्टिक मिसाइल को बस इनिशियल प्रोपल्शन की जरूरत होती है, लेकिन वहीं पे जो आपका क्रूज मिसाइल होता है ये थ्रू आउट दी आपकी ट्रैजेक्टरी इसको मतलब कंटिन्यूअसली प्रोपल्शन जरूरत होती है, ठीक है। उसका स्पीड देखा जाए तो बैलिस्टिक मिसाइल की बहुत ज्यादा स्पीड होती है, मतलब इनकी ज्यादा मोस्ट ऑफ द कैटेगरी जो होती है हाइपरसोनिक होती है, ठीक है। वहीं पे क्रूज मिसाइल आपके वेराई करते हैं सबसोनिक से लेकर हाइपरसोनिक के बीच में। उसका जो अगर प्रिसीजन बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल से ज्यादा प्रिसाइज क्रूज मिसाइल होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसकी मैनोवरेबिलिटी हाई होती है। बैलिस्टिक मिसाइल आपका एक फिक्स टारगेट पे जाके गिर जाता है, मतलब इसका जो पाथ होता है वो ऑलरेडी डिफाइंड होता है। और अगर बड़े एरिया को हिट करना है ना, अगर रेंज वाइज देखा जाए तो ऑफ कोर्स जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसका रेंज काफी ज्यादा
होगा एज कंपेरिजन टू क्रूज मिसाइल। अब जब आप इन 5 पॉइंट के अराउंड सोचोगे ना, तो आपका जो थिंकिंग होगा वो ऑर्डर मैनर में होगा, नहीं तो अदरवाइज आप कभी भी सोचोगे तो बहुत हैपेजेड तरीके से सोचोगे, और यही कहीं ना कहीं आपके जाके पेपर 2 में ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो पेपर 2 में वही बच्चा अच्छा लिख पाता है टाइम के अंदर जिसको सोचना आता है ना, और तरीके से सोचना आता है। तो हमेशा कभी भी कोई टॉपिक पढ़ो तो उसके ये इस टाइप के पॉइंटर्स जनरेट कर लिया करो। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोग को। बाकी इसके बारे में आगे भी है, सेम आपके वीडियो में आपको आगे भी मिल जाएगा, ठीक है, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के बीच में डिफरेंस। उसका देखो आगे, आईसीजीएस अदम्या। अब आईसीजीएस अदम्या क्या है? इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अदम्या, ठीक है। तो रिसेंटली अभी इसको कमीशन किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड में। अब ये टाइप किस टाइप की वेसल है? आपकी फास्ट पेट्रोल वेसल। ये चीज याद रखना, जो अदम्या क्लास है ये आपकी फास्ट पेट्रोल वेसल की कैटेगरी है, ठीक है। तो ये कैटेगरी वाइज भी पूछ लेते हैं कि ये क्लास की जो शिप हैं वो किस कैटेगरी की हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं अरनाला क्लास की जो शिप है वो किस कैटेगरी की हैं, निस्तार क्लास की जो शिप है वो किस कैटेगरी की हैं, माही क्लास की जो शिप है वो किस कैटेगरी की हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें एक्टिव रिकॉल करनी है, यहाँ पे गिवन नहीं है लेकिन एक्टिव रिकॉल करना है, और ये सारी चीज़ मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा हूँ ब्रह्मास्त्र मंथली मैगजीन में। फिर दूसरा मैंने बताया कि कोई भी इक्विपमेंट आपके लॉन्च होता है या कमीशन होता है किसी भी हमारे आर्म फोर्सेस में, किसी भी ब्रांचेस में, तो उनके बिल्डर का नाम आपको जरूर याद रहना चाहिए। तो जैसे जो आपके इंडियन कोस्ट गार्ड की फास्ट पेट्रोल वेसल अदम्या आपके कमीशन हुई है, उसके बिल्डर कौन है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, नाम याद रखना। अब इंडिया में 3-4 ही मेजर शिपयार्ड लिमिटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल एक आपका जीआरएसी, ठीक है, एक है आपका मेजेगांव, एक है आपका गोवा, ठीक है, उसके बाद एक है आपका कोचिन। तो मेजरली यही सारे आपके शिप बिल्डिंग कंपनी मतलब कर रहे होते हैं। अब जैसे अभी हम लोग बहुत सारे देखेंगे, मतलब आज के लेक्चर में बहुत सारे हम देखेंगे कि जो अभी आपके इक्विपमेंट्स इंडक्ट हुए हैं या कमीशन हुए हैं इंडियन नेवी में या इंडियन एयरफोर्स में, इंडियन आर्मी में, तो उनके हम लोग बिल्डर्स का नाम देखते चलेंगे, है ना। तो जैसे आईसीजीएस अदम्या के जो बिल्डर का नाम है क्या है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, याद रखना। बाकी की फीचर इंडिजिनस कंस्ट्रक्शन है ना, इसमें ज़्यादातर जो कंटेंट है वो आपका इंडिजिनस है। उसके बाद एडवांस सेंसर और वेपन से इसको युक्त किया गया है ना, दैट्स वाई ये आपके मॉडर्न सेंसर सिस्टम और सर्विलियंस के लिए भी काफी ज्यादा इफेक्टिव रहने वाला है। देन फीचर एडवांस वेपन सिस्टम फॉर डिफेंस एंड इंटरसेप्शन। इसकी परफॉर्मेंस मतलब मैक्स स्पीड आप देख लो, जैसे खासकर जो एसएसबी दे रहे हैं ना बच्चे, उनको ये सब पता होनी चाहिए कि जैसे अदम्या की जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो कौन सी होगी। जो नेवी वगैरह के लिए जा रहे हैं तो उनका इसका स्पीड देख लो 25 नॉट्स, ठीक है। उसका एंड्योरेंस इसकी क्या है? 1500 नॉटिकल माइल्स तक, मतलब एक बार इसको रिफ्यूलिंग करेंगे तो एक बार अगर हम रिफ्यूलिंग करेंगे तो 1500 नॉटिकल माइल्स तक ये चल सकती है। रोल क्या है? कोस्टल सिक्योरिटी, एंटी स्मगलिंग एंड सर्च एंड रेस्क्यू। तो इसमें जो पेपर 1 के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका रेलिवेंट कंटेंट है वो ये है कि इसका बिल्डर का नाम, ये किस क्लास की है, ठीक है, और किस कैटेगरी की शिप है, इतना भी याद रहेगा आपका तो काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो समुद्र प्रदक्षिणा। अब समुद्र प्रदक्षिणा क्या है? ये काइंड ऑफ आपका एक एक्सरसाइज है, ठीक है। इससे मिलता जुलता एक्सरसाइज हमने लास्ट ईयर देखा था 2025 में, जिसका नाम क्या था? तारिणी, ठीक है। नाविका सागर जो परिक्रमा 2 था, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था और मैंने भी आप लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ाया था, बहुत बार पढ़ाया था। जैसे इसको लीड कौन कर रही थी? जो लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और दिलना के जी थी, ये लोग इस प्रोग्राम को लीड कर रही थी, ठीक है। किस शिप के थ्रू इन्होंने पूरे वर्ल्ड को सरकम नेविगेट किया था? आईएनएसवी तारिणी, ठीक है। तो ये पुराना न्यूज़ है तो ऐसा मत समझना कि आप पूछ नहीं सकते हैं, यहाँ से आपको ये एक्टिव रिकॉल करना था, राइट। ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं कि कब आपके पिछला वाला उठा के पूछ ले, राइट, क्योंकि उनको पता है कि लेटेस्ट वाले तो सब पढ़ के जा ही रहे हैं, तो चलो थोड़ा खेल करते हैं। तो आप लोग ये चीज़ से अवेयर हो गए, है ना। तो आईएनएसवी तारिणी ऐसा नहीं है कि पुराना हो चुका है थोड़ा न्यूज़ तो आप लोग छोड़ के जाओगे, इसका भी आपको ये चीज़ याद रखना है। बाकी इसका रूट जरूर याद रख लेना, है ना। जो आईएनएसवी तारिणी है इसका भी रूट जैसे मैंने बताया था ना कि कहाँ से लॉन्च हुआ था, गोवा से लॉन्च होके उसके बाद आपके लिटलेटॉन, पोर्ट लिटलेटॉन में गया था, पोर्ट स्टैनली में गया था, पोर्ट ये केप टाउन में आपके गया था, ठीक है। इस टाइप से आपके पूरा वो सरकम नेविगेट करके वापस से इंडिया में आता है, राइट। तो वैसे ही हमारा जो समुद्र प्रदक्षिणा है ना, सिमिलर मॉडल पे आपके काइंड ऑफ ये एक्सरसाइज है, जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, इन तीनों आर्म फोर्सेस की जो ऑफिसर्स हैं, ठीक है, इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो डिफरेंस यही है, जैसे जो नाविका सागर परिक्रमा था इसमें नेवी की जो ऑफिसर्स थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पे आपके इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स तीनों ने ही पार्टिसिपेट किया। तो एक तो आपके यहाँ से स्टेटमेंट फॉर्म करके पूछ लेंगे। दूसरा चीज इसमें कितने मेंबर थे? तो 10 मेंबर हैं, ठीक है। और इसको कौन लीड कर रहा है? तो लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा जी जो कि इंडियन आर्मी से हैं, ठीक है। और स्क्वाड्रनल लीडर श्रद्धा पी राजू, नाम याद रख लेना, जो कि इंडियन एयरफोर्स है। तो ये लोग लीड कर रही हैं इस पूरे एक्सरसाइज को, ठीक है, पूरे इवेंट को। सो इट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑल वुमेन ट्राई सर्विसेज सेलिंग एक्सपीडिशन फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम मुंबई। अच्छा, ये लोकेशन बहुत याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि कहाँ से आपके इसको शुरू किया गया। इंडिया के मुंबई से शुरू किया गया, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको गोवा देके कंफ्यूज कर देंगे। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑब्वियस सी बात है, पूरे वर्ल्ड को शोकेस करना, द वीमेन रोल इन आर आर्म फोर्सेज, नारी शक्ति डिमॉन्स्ट्रेशन, ऑपरेशनल इंड्योरेंस एंड लीडरशिप एंड टीम वर्क, ठीक है। इसमें वेसल हम कौन सा यूज कर रहे हैं? जैसे इसमें हम तारिणी यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम त्रिवेणी यूज कर रहे हैं। तो ये सब जो
डिफरेंस है ना, आप लोग को मैं रिकमेंड करूंगा कि एक ऐसे डब्बा बना के लिख लेना, क्योंकि हो सकता है कंपैरिजन पूछ ले, हो सकता है आपको यहीं से स्टेटमेंट वाइज करके पूछ ले। तो इस टाइप से आपके यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करता है। अगर आपने पीवाईक्यू एनालिसिस किया होगा तो आपको आइडिया होगा। तो पूछ लेंगे कि कौन सा वेसल का यूज हुआ आपके समुद्र प्रदक्षिणा में, तो उसका नाम है IASV त्रिवेणी। बाकी ये आपको माइंड मैप तो आपके ब्रह्मास्त्र प्लस में शेयर कर ही दिया जाएगा, तो वहां से आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये आपका इंडिजिनस सेल वेसल है, डिजाइन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन वॉयजेस, ये सब हमने समझ लिया। बाकी समुद्र प्रदक्षिणा का रूट क्या है ये समझो आप, ठीक है। यहाँ पे आपको नहीं गिवन है, यहाँ पे ये चाहो तो आप नोट कर सकते हो अलग से कि इसका रूट क्या क्या है। जैसे इसका जो एक यूनिक फीचर है वो ये है कि 2 बार ये इक्वेटर को मतलब कट करेगा, है ना, मतलब 2 बार इक्वेटर को क्रॉस करेगी। और जो ये लोकेशन है कौन कौन से लोकेशन से पास होगी, मतलब जो ये वेसल है IASV त्रिवेणी, पहला तो है आपका केप लुईन, फिर केप हॉर्न, फिर गुड होप। अब यहाँ पे जैसे केप लुईन है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे, है ना, जैसे प्लेसेस इन न्यूज रहता है, तो प्लेसेस इन न्यूज कहाँ से आता है, इन्हीं सब जो टॉपिक है यहाँ से निकल के आता है। तो आपको पता होनी चाहिए केप लुईन कहाँ पे आपके। तो आप यहाँ पे आपको वीडियो पॉज करना है ना, 10 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करो और सोचो कि ये पोर्ट कहाँ पे है, क्योंकि मैं बता दूंगा तो आप पैसिव लर्निंग कर रहे हो। पहले वीडियो पॉज करो, 2 मिनट दिमाग लगाओ, ठीक है, 2 से 3 मिनट लगता है तब भी लगाओ दिमाग, और उसके बाद वीडियो प्ले करो, फिर मैं आंसर आपको बता रहा हूँ। तो पॉज कर लिया, सोच लिया, तो देखो आंसर हम समझते हैं। केप लुईन का क्या है आंसर, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। जो केप हॉर्न है, केप हॉर्न आपके कहाँ पे है, चिले में, ठीक है। और उसके बाद जो आपका केप ऑफ गुड होप है, ये कहाँ पे आपके साउथ अफ्रीका में। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। तो ऐसी ये सारे रूट के थ्रू होकर पूरे ये लोग वर्ल्ड को सर्कमनेविगेट करेंगी, ठीक है। फिर देखो आगे, कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025, ये भी न्यूज़ में रहा था, इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। तो कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस कहाँ पे कंडक्ट कराया गया, ये चीज़ याद रखना, वेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोलकाता एंड बेगमपेट, ठीक है। उसके बाद इसमें कौन कौन पार्टिसिपेंट है, तो जो आपकी टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, सर्विस चीफ होते हैं, और जो थिएटर लेवल कमांडर्स होते हैं, इन सबको इन्वाइट किया जाता है, ठीक है। थीम इसका क्या था ये चीज़ याद रखना, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स ट्रांसफॉर्मिंग आर्म फोर्सेज। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे। तो जो आपका अपकमिंग CDS है ना, ये बहुत हाई प्रोबेबल टॉपिक है, यहाँ से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अब साथ के साथ आपको यहाँ पे जैसे जो CDS वगैरह दे रहे हैं, जो डिफेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं, आप लोग ये चीज याद कर लेना है, एक्टिव रिकॉल कर लेना है कि जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है, इनके जो भी कमांड्स हैं, उनका नाम आपको पता होना चाहिए, लोकेशन पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल नेवी का आपको पता है कहाँ कहाँ पे है, विशाखापट्टनम में, मुंबई में है और कोची में है। कोची वाला ट्रेनिंग है, बाकी ईस्टर्न और वेस्टर्न नेवल कमांड। ऐसे करके आपको आर्मी का भी पता होनी चाहिए, ऐसे करके आपको एयरफोर्स की भी पता होनी चाहिए। तो ये वाला पार्ट आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताओगे मुझे एक्टिव रिकॉलिंग के थ्रू, ठीक है। बाकी इसका फोकस एरिया क्या था कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस का, कि थिएटर कमांड के बारे में विचार किया जाए, जिस कॉन्सेप्ट का न्यू किसने रखा था, हमारे फॉर्मर CDS जनरल बिपिन रावत सर, ठीक है। उसके बाद जो इसका मोटो था ज्वाइंटनेस एंड इंटीग्रेशन का, फिर मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म फोर्सेस का, एंड फ्यूचर वॉरफेयर प्रिपेयर्डनेस का। तो इस टाइप की मीटिंग्स होते रहती हैं, ठीक है। जो भी टॉप लीडरशिप होती है आके एक टेबल पे बैठ के सारी चीज़ें डिस्कस करती हैं कि क्या क्या हमें और मतलब क्या क्या और हमें रिफॉर्म करना है, ठीक है। सिग्निफिकेंस सिविल मिलिट्री सिनर्जी एंड स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग प्लेटफॉर्म, क्लियर हुआ। तो वेन्यू जरूर याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा और आपका थीम से क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। फिर देखो आगे, मिलिट्री एक्सरसाइज 2025। अब इस टाइप के ना हम लोग बहुत सारे माइंड मैप लगा रखे हैं, तो जो भी 6 महीने में आपके इंपॉर्टेंट मेजर मिलिट्री एक्सरसाइज हुए ना, वो सारे यहाँ पे आपके कवर है, तो आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, टेंशन मत लेना। तो जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले युद्ध अभ्यास के बारे में हम देखते हैं। तो आप जब भी आप मिलिट्री एक्सरसाइज पढ़ते हो ना, तो आपको बहुत डेप्थ में नहीं घुसने की नीड है, बस आप 3-4 चीज़ का ध्यान रख लोगे, आपका काम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल किन किन कंट्री के बीच में एक्सरसाइज हुआ है, क्या वेन्यू है आपका, ठीक है, उसके बाद आपके किस टाइप का एक्सरसाइज है। जैसे कुछ आपके जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं, कुछ आपके मल्टीलैटरल एक्सरसाइज होते हैं, तो इस टाइप से आपको टाइप पता होनी चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मोर और लेस सबका ही सेम होता है, जैसे इंटरऑपरेबिलिटी हो गया, कॉपरेशन हो गया, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गया, ठीक है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर हो गया। इस टाइप से आपके कॉमन ऑब्जेक्टिव ही रहते हैं किसी भी एक्सरसाइज के। तो कॉमन ऑब्जेक्टिव के पीछे बहुत ज़्यादा नहीं भागना है, हमें 3-4 चीज़ याद रखना है, किसके किसके बीच में हो रहा है, कौन सा वेन्यू है आपके, ठीक है, और लोकेशन वगैरह क्या है और किस टाइप का है, ठीक है। तो बाइलेटरल एक्सरसाइज में सबसे पहले युद्ध अभ्यास हो गया, किसके किसके बीच में होता है, इंडिया USA के बीच में होता है। ये एक काइंड ऑफ आपके जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इस बार कहाँ पे हुआ था, फोर्ट वेनराइट अलास्का में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट नाम पूछ लेंगे, ठीक है। तो उसका ऑब्जेक्टिव इंटरऑपरेबिलिटी एंड डिफेंस कॉपरेशन। फिर जो मैत्री एक्सरसाइज है, ये कहाँ पे हुआ था आपका, ये हुआ था आपका उमरोई मेघालय में, जो कि इंडिया में है, ठीक है। और किसके किसके बीच में होता है मैत्री एक्सरसाइज, थाईलैंड के बीच में। अब जैसे मैत्री से मिलता जुलता नाम आपके क्या आता है, मित्रा शक्ति आता है, तो तुरंत से आपको यहीं पे मित्रा शक्ति रिलेट कर लेना है। तो मित्रा शक्ति किसके किसके बीच में होता है, यहाँ पे वीडियो पॉज करो 1 मिनट के लिए, सोचो, फिर मैं आंसर बताता हूँ, ठीक है। तो मित्रा शक्ति हम किसके साथ करते हैं, श्रीलंका के साथ करते हैं, समझ आया।
फिर उसका देखो पैसिफिक एंजल, तो जो मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है उसके एग्जांपल यहाँ पे दे रखे हैं। तो पैसिफिक एंजल किसके किसके बीच में होता है, तो इसमें आपके बहुत सारी कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं एंड इट इज काइंड ऑफ ह्यूमन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ फोकस्ड एक्सरसाइज। समझ आया? इसमें पार्टिसिपेंट कौन कौन है, इंडिया, यूएसए, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, जापान, मालदीव्स। इसका लोकेशन क्या था, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कतुनाइके एयरबेस श्रीलंका। ठीक है, पैसिफिक एंजल का डायरेक्ट वेन्यू पूछ लेंगे, तो वेन्यू वगैरह सबका देख लेना, थोड़ा फैक्ट है मैं जानता हूँ, लेकिन आपको ये चीज़ याद करना पड़ेगा ना एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है तो एटलीस्ट ये वीडियो तो आप देख के ही जाओ, आपके बहुत ज़्यादा रेलिवेंट वीडियो है, चाहे आपका अपकमिंग सीडीएस है, एनडीए है, एफकैट है, या फिर आप सीएपीएफ दे रहे हो तो। ठीक है, फिर पैसिफिक रिच भी आपके बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। ये किस टाइप का एक्सरसाइज, आपके नेवल सबमरीन रेस्क्यू एक्सरसाइज है। इसका होस्ट कौन था, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, सिंगापुर। ठीक है, और इसमें जो पार्टिसिपेंट हैं 40+ से ज़्यादा नेशन। इसका लोकेशन क्या था, साउथ चाइना सी और चंगाई नेवल बेस, ये चीज़ याद रखना। बाकी फोकस इसमें क्या क्या था, जो भी सबमरीन रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं उसका, उस पर एंड मैरीटाइम इमरजेंसीज पे। ठीक है, फिर उसका जैपेट 2025, इस टाइप के एक्सरसाइज थोड़े यूनिक होते हैं जो ज़्यादातर हम नहीं सुनते हैं, तो इसका याद रख लो। ये भी आपका काइंड ऑफ मल्टीलैटरल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसका होस्ट कौन था, रशिया था। लोकेशन कहाँ पे है, निजनी रशिया। तो एग्जैक्ट निजनी नहीं पूछेंगे, लेकिन रशिया तो आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए। ठीक है, और फोकस क्या था, कन्वेंशनल वॉरफेयर एंड काउंटर टेररिज्म। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं होता आपकी जगह, तो मैं यहाँ पे भी रुक के एक्टिव रिकॉलिंग करता कि अच्छा डिफरेंस सोचते हैं यहाँ पे कि कन्वेंशनल वॉरफेयर और नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, जो हमारा काइनेटिक वॉरफेयर है और नॉन काइनेटिक वॉरफेयर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो वीडियो पॉज करो, एक्टिव रिकॉल करो यहाँ पे। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल वॉरफेयर एंड नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर, और डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक वॉरफेयर एंड नॉन काइनेटिक वॉरफेयर। ऐसे बहुत लोगों को लगता है कि सर ये सब क्या डिस्कस कर रहे हैं, सब तो बच्चों वाली चीज़ है। मैं बता रहा हूँ ना, आपके 70-80% व्यूवर्स को ये चीज़ नहीं पता होगा। मैं टू बी ऑनेस्ट लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम में आएगा आप लटक जाओगे, तो इसलिए ये सारी जो कीवर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, ये इस पर आपकी कमांड होनी चाहिए, अदरवाइज आप फंसा देगा यूपीएससी आपको। फिर देखो आगे, जॉइंट सर्विसेज एक्सरसाइज में जल प्रहार। जल प्रहार आपके काइंड ऑफ जॉइंट एम्फीबियस एक्सरसाइज है, जो कि साल में 2 बार होता है। क्यों, बाई एनुअल लिखा है ना। अब जैसे बाई एनुअल लिखा रहता तो इसका डिफरेंस भी मैंने बताया। बाई एनुअल मतलब साल में 2 बार, बाई एनुअल मतलब 2 साल में 1 बार। ठीक है, ये चीज याद रखना। सो इसमें पार्टिसिपेंट कौन कौन है, इंडियन नेवी एंड इंडियन आर्मी। इसका लोकेशन क्या था आपका, विशाखापट्टनम। अब जो भी आपके ना काइंड ऑफ जो नेवी काइंड ऑफ एक्सरसाइज होते हैं या मैरीटाइम एक्सरसाइज होते हैं, उसमें हमेशा 2 फेज होता है, एक सी फेज होता है, एक हार्बर फेज होता है। ये कॉमन मैं आपको आगे भी दिखाते जाऊंगा। ठीक है, तो इसका जो हार्बर फेज हुआ था वो विशाखापट्टनम में हुआ था, और जो सी फेज हुआ है वो काकीनाडा में हुआ है, दोनों ही आंध्र प्रदेश में आपके। ठीक है, उसके बाद आप देखते हो सियोम प्रहार। ठीक है, सियोम प्रहार आपके इंडियन आर्मी स्पेसिफिक एक्सरसाइज है, मतलब इसमें सिर्फ इंडियन आर्मी ही पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये इसका टाइप क्या है, टेक्नोलॉजी सेंट्रिक फील्ड एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी। इसका लोकेशन क्या है, अरुणाचल प्रदेश। तो आपको मैं ट्रिक भी बता दे रहा हूं कि जैसे अगर मान के चलो कोई स्पेसिफिक, खासकर सिर्फ इंडियन आर्मी किसी में इन्वॉल्व है, जैसे आगे हम देखेंगे कि इंडियन आर्मी ने ड्रोन से रिलेटेड भी आपके एक्सरसाइज करवाया है। ठीक है, और इंडियन आर्मी स्पेसिफिक एक्सरसाइज की जब भी बात करें तो आप एक, अगर मान के चलो आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो आप वेन्यू में अरुणाचल प्रदेश के साथ जा सकते हो, क्योंकि मेजॉरिटी जो भी एक्सरसाइज होती है इंडियन आर्मी की स्पेसिफिक, वो अरुणाचल प्रदेश में ही होती है। ठीक है, तो ये सब ट्रिक तब काम आते हैं जब आप मान के चलो, जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, काइंड ऑफ बोलते हैं ना कि लास्ट रिसोर्ट वाला ऑप्शन, वो वाला है। लेकिन ऐसे आपको नॉलेज है तो ये सब ट्रिक मत अपनाना। ठीक है, अगर मान के चलो एग्जाम में कम अटेम्प्ट हुए क्वेश्चन और अब आपको रिस्क लेना है तो आप अरुणाचल प्रदेश के साथ जा सकते हो। उसके बाद फोकस क्या है, ड्रोन सर्वेलांस, रिकॉनेसेंस, टारगेट एक्विजिशन एंड प्रिसीजन स्ट्राइक्स। समझ है? उसका देखो आगे, आईएनएस अंद्रौत। अब आईएनएस अंद्रौत भी न्यूज में था। ठीक है, आईएनएस अंद्रौत आपको तुरंत देख के ही पता होनी चाहिए कि किस क्लास की शिप है ये। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए किस क्लास की शिप है। तो ये आपकी क्लास बताओ, एक्टिव रिकॉल करो, वीडियो पॉज करो। ठीक है, 2 मिनट वीडियो पॉज करो, सोचो क्लास, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको आंसर। तो ये आपकी अर्नाला क्लास की शिप है। ठीक है, अब आपको अर्नाला क्लास की शिप के जो नाम है वो आपको कहीं से मिलते जुलते लग रहे होंगे, है ना। जैसे मैंने आपको बताया भी हुआ अभी है ब्रह्मास्त्र मंथली मैगजीन्स में कि जो भी अर्नाला क्लास की शिप है, इनका नाम कहाँ से इंस्पायर्ड है, जो भी लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है वहाँ से। जैसे फॉर एग्जांपल अर्नाला हो गया, एंद्रोथ हो गया, अंजादीप हो गया, अमनदीवी हो गया, अग्रह हो गया, अक्षय हो गया, ये सारे आपके क्या है, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड है। तो इस टाइप के ही शिप के भी नाम इंस्पायर्ड है इनसे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। बाकी कैटेगरी क्या है ये याद रखना, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। समझ आया? तो ये आपके सेकंड शिप है अर्नाला क्लास की, राइट। इसके बिल्डर कौन है, जीआरएसी कोलकाता, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ओवरसाइट क्या है इसका, डायरेक्टरेट ऑफ शिप प्रोडक्शन। ये चीज याद रखना। तो बिल्डर का नाम हर एक शिप में आपको याद रखना है, क्योंकि इस बार आपको पक्का बिल्डर से क्वेश्चन पूछेंगे और घुमाएंगे। ठीक है, यहीं पे साथ साथ सेम कैटेगरी की कौन सी शिप होती है आपकी, माहे क्लास। ठीक है, आईएनएस माहे क्लास। लेकिन डिफरेंस क्या है कि आईएनएस माहे जो है आपके इसका जो बिल्डर है वो अलग है। इसकी जो बिल्डर है कौन है, कोचिन।
कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, तो ये डिफरेंस याद रखना। इसके जो बिल्डर्स हैं जीआरएसी कोलकाता है, कैटेगरी दोनों की ही सेम है। ये भी आपके कौन सी कैटेगरी की है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, समझ आए। बाकी आगे न्यूज़ है, टेंशन मत लेना, सारा आपको दिया हुआ है इस माइंड मैप में। मैं यहाँ पे आपको एक्टिव रिकॉल करा रहा हूँ, जो कनेक्टिविटी होती है वो बनवा रहा हूँ, ताकि साथ के साथ सेम कैटेगरी की शिप आपको साथ में कर लेना है रिवीजन। उसका नेमिंग मैं बता दिया आपको, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड से इंस्पायर्ड है। ठीक है, और ये आपके सक्सेसर है आईएनएस एंड्रोथ P69 का। प्राइमरी मिशन देख लिया, वेपनरी एंड सेंसर देख लिया, एडिशनल मिशन देख लिया। ये सब आपके पेपर 2 के लिए आप कीवर्ड आप यहाँ से उठा सकते हो। ठीक है, अदरवाइज पेपर 1 के लिए ये सारी चीज़ें बस इंपॉर्टेंट है। उसका देख लो आगे, S400 ट्रियम्फ। अब S400 आपके बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो अब S400 से ऐसा नहीं है पूरा डिटेल में जाना है। एक तो आपको पता ही है कि कहाँ से हम लोग ये लेते हैं, रशिया से लेते हैं। ठीक है, दूसरा चीज जो हमें पता होनी चाहिए, रेंज पता होनी चाहिए, क्योंकि रेंज से आपके क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। तो इसका जो मैक्सिमम इंगेजमेंट रेंज होता है वो अप टू 400 किलोमीटर होता है। ठीक है, और अगर हम एल्टीट्यूड कवरेज की बात करें तो वो 10 मीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक रहता है। तो यहाँ से आपको स्टेटमेंट में डायरेक्ट फॉर्म करके पूछ लेंगे। तो ये आपका जो एरिया है ना, की टेक्निकल फीचर, ये आप लोग को स्टार मार्क करके अलग से याद कर लेना। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इवन आपके एसएसबी वगैरह में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद देखो इसका जो टारगेट ट्रैकिंग होता है, मतलब ये एक साथ 80 टारगेट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है, समझ आए। बाकी ये इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम का एक बहुत ही अभिन्न अंग है। ठीक है, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल टू काउंटर थ्रेट लाइक फाइटर एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, यूएवी ड्रोन्स। तो ये भी स्टेटमेंट में फॉर्म करके पूछ देंगे कि जो आपका S400 है ये किन किन काइंड ऑफ थ्रेट को काउंटर कर सकता है। तो सारे काइंड ऑफ थ्रेट, ऑल ऑफ द अबव मार के आना है ना। मतलब फाइटर एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट कर सकते हैं, जो एनिमी के फाइटर एयरक्राफ्ट है, एनिमी के क्रूज मिसाइल है, जैसे आपने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे आपने देखा ही था S400 का रोल, है ना। और S400 आपके ऑपरेशन जो सुदर्शन चक्र है उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, राइट। देन स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस, ये सारे कीवर्ड्स आप पेपर 2 के लिए यूज कर सकते हो। लिमिटेशंस इसका क्या है, ये सारे पेपर 2 के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, और ऑपरेशनल स्ट्रेंथ क्या है, लाइक लॉन्ग रेंज अर्ली इंटरसेप्शन, मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस कैपेबिलिटी, इफेक्टिव अगेंस्ट फास्ट हाई एल्टीट्यूड थ्रेट्स एंड स्ट्रैटेजिक एरियल डिनायल, समझ आए। तो पेपर 2 के लिए ये सारे कीवर्ड्स यूज कर लेना, और पेपर 1 के लिए ये सारी जो कि हमने कहाँ से लिया है, किस टाइप का मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, मतलब ये काइंड ऑफ डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। क्लियर हुआ। फिर देखो आगे मिसाइल्स। अब जैसे मैंने जो डिफरेंस बताया था वहाँ पे क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के बीच में डिफरेंस, तो ये आपका यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने इसको डिस्कस कर लिया, आपके यहाँ पे दे दिया गया है, तो इसको वापस से रिवाइज कर लेना, है ना। फिर देखो आगे इंडियन नेवी ट्रेनिंग स्क्वाड्रन। अब इंडियन नेवी का जो ट्रेनिंग स्क्वाड्रन है कहाँ पे सेटअप किया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जो भी आपके मान के चलो इंडिया का कोई भी अगर पोर्ट है या कोई भी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है किसी अदर कंट्री में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन नेवी का ट्रेनिंग स्क्वाड्रन कहाँ पे सेटअप किया गया, मोम्बासा केन्या में। ठीक है, लोकेशन ऑफ द पोर्ट कॉल ऑफ द इंडियन नेवी ट्रेनिंग स्क्वाड्रन। इसमें कौन कौन सी शिप्स इन्वॉल्व होंगी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जैसे INS तीर हो गया, INS सुजाता हो गया, शरदुल हो गया, सारथी हो गया। ठीक है, अब इनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है शिप के बारे में। जैसे INS तीर जो है आपका फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन शिप है, लीड शिप ऑफ द फर्स्ट TS। फिर INS सुजाता आपके ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। जो INS शरदुल है आपके लैंडिंग शिप टैंक है, ये बड़ी बड़ी होती है। ठीक है, और जो सारथी है ये भी आपका ऑफशोर पेट्रोल वेसल है ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, उसके बाद देखो एक्टिविटीज कंडक्टेड लाइक जॉइंट ट्रेनिंग, पैसिक्स एंड इम्पेक्स। अब पैसिक्स एक्सरसाइज साथ के साथ याद कर लो, हम लोग किसके साथ करते हैं, केन्या नेवी के साथ करते हैं। तो ये भी पूछ लेंगे, पैसिक्स एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्री, तो इंडिया और केन्या। ठीक है, उसके बाद स्ट्रैटेजिक कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो इंडिया का पता ही आपको कि जो मैरीटाइम सिक्योरिटी से लेके या ब्लू इकोनॉमी से लेके हम लोग जो सागर और महासागर डॉक्ट्रिन फॉलो करते हैं। ठीक है, तो सागर एंड मैरीटाइम डिप्लोमेसी इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। रेनफोर्सेस इंडियाज डिप्लोमेटिक टाइज विद केन्या, समझ है। तो ये चीज याद रखना, जो इंडियन नेवी ट्रेनिंग स्क्वाड्रन कहाँ पे सेटअप किया गया, तो वो है आपका मोम्बासा कान्या। अब जैसे क्योंकि यहाँ पे पोर्ट के बारे में मेंशन है, तो मैं आपको एक्टिव रिकॉलिंग करने के लिए पूछता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये मैंने बताया हुआ है आपको मैगजीन में, मंथली मैगजीन्स में और वीकली मैगजीन्स में। तो यहाँ पे वीडियो पॉज करो और आप मेरे को बताओगे पोर्ट लुइस कहाँ पे है, पोर्ट दर एस सलाम कहाँ पे है, किस कंट्री में, पोर्ट विक्टोरिया किस कंट्री में है, और पोर्ट अलेक्जेंड्रिया किस कंट्री में। 1 मिनट वीडियो पॉज करो, कमेंट सेक्शन में टाइप करो आंसर। ठीक है, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो सोच लिया। ठीक है, तो पोर्ट लुइस आपके कहाँ पे है, ये आपके मॉरिशियस में। ठीक है, उसका दर एस सलाम कहाँ पे आपके तंजानिया में, विक्टोरिया कहाँ पे आपके सेशल्स में। अब विक्टोरिया से आप कंफ्यूज कर सकते हो, जैसे पोर्ट विक्टोरिया एक सिटी भी है ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो आपके सेशल्स की बात कर रहे हैं। उसका पोर्ट अलेक्जेंड्रिया आपके कहाँ पे, इजिप्ट में। तो इस टाइप से ना आपको कंट्री टिप पे होनी चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, खासकर इंडियन ओशियनिक रीजन वाली। ये मैंने आपको वीडियो में ही मेंशन किया हुआ है ना, कि आपको जो भी इंडियन ओशियनिक रीजन में जो भी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पोर्ट हैं उन सब के बारे में आपको पता होनी चाहिए विथ लोकेशन। जो भी स्ट्रेट है उनके बारे में आपको पता होनी चाहिए विथ लोकेशन। तो सर वैसे भी आपको मैपिंग करवा ही रहे हैं ना, तो ये सारी चीजें आपको मैपिंग में भी कवर करवा दिया जाएगा। फिर देखो आगे युद्ध कौशल 2025।
अब यूथ कौशल एक्सरसाइज हम किसके किसके साथ कर रहे हैं, ठीक है, इसका रीजन कहाँ कहाँ पे हुआ है, तो लोकेशन जो था इसका कामिंग रीजन ईस्टर्न हिमालयाज, ठीक है। इसमें बेसिकली इंडियन आर्मी ही पार्टिसिपेट कर रही थी, और इंडियन आर्मी में भी कौन सी जो स्पेशलाइज्ड ड्रोन यूनिट है उनका नाम क्या है, अश्नी प्लेटून। तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेंगे कि अश्नी प्लेटून्स आर रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट। तो जो अश्नी प्लेटून है दे आर स्पेशलाइज्ड ड्रोन यूनिट ऑफ इंडियन आर्मी, ये चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है ना, आर्मी स्पेशलाइज्ड ड्रोन यूनिट। इस सिग्निफिकेंस क्या है, जैसे आपको पता है कि मॉडर्न डे वॉरफेयर में ड्रोन का बहुत बड़ा रोल है ना। जैसे आप देखे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी जैसे पाकिस्तान ने भी बहुत सारा ड्रोन यूज किया था, तो आज के टाइम पे ड्रोन का आपके सिर्फ सर्विलांस तक मतलब उसका इंपॉर्टेंस नहीं रह गया। ड्रोन आपके सर्विलांस में यूज होता है, रिकॉनेसेंस में यूज होता है, ठीक है, उसके बाद आपके एग्रीकल्चर वगैरह में यूज होता है, बॉम्बिंग में यूज होता है, राइट, उसका लॉइटरिंग म्यूनिशन में यूज होता है आपके। तो ऐसा ड्रोन का बहुत ज्यादा यूजेस बढ़ चुका है आपके मॉडर्न डे वॉरफेयर में। तो आपके पेपर 2 का एक बहुत पोटेंशियल थीम क्वेश्चन बन जाएगा कि रोल ऑफ ड्रोन इन मॉडर्न डे वॉरफेयर। तो ये चीज़ आप अलग से प्रिपेयर कर लेना, और वहाँ पे इस टाइप के जो एक्सरसाइजेस है ना वैल्यू एडिशन का आपके लिए काम करेंगे, ठीक है। फिर देखो आगे पैसिफिक रिच, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। पैसिफिक रिच हम कहाँ पे करवा रहे थे, और इसका जो आपका होस्ट कंट्री था कौन था, सिंगापुर था, ठीक है। पार्टिसिपेशन 40+ नेशन, और इसमें जो इंडियन एसेट कौन सी इन्वॉल्व थी, आईएनएस निस्तार। अब आईएनएस निस्तार मैंने वहाँ पे आपको बताया था एक्टिव रिकॉल करने के लिए। आईएनएस निस्तार किस टाइप की आपकी शिप है, डाइविंग सपोर्ट वेसल, याद रखना किस कैटेगरी की है, डाइविंग सपोर्ट वेसल, ठीक है। तो यार देखो, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं और वीडियो मज़ा आ रहा है, तो यार कमेंट करने से ना थोड़ा आप लोग हेजिटेट कम किया करो। हम इसलिए बोलते हैं ना कमेंट में इंगेज होने के लिए, ऐसा नहीं है कि कमेंट करके आप हमारी तारीफ करो, लेकिन कमेंट में आप लोग एटलीस्ट एक्टिव रिकॉल किया करो। इससे क्या होता है ना कि हमारे लिए भी बहुत इंस्पिरेशन का काम करता है। अब मान के चलो आप हमारे स्टूडेंट्स हो, अगर आप में से अगर मान चलो आप लोग 100 लोग देख रहे हो, 100 में से अगर 50 भी अगर इसका बेनिफिट लेके सिलेक्शन ले लेते हैं, तो हमारे लिए उससे बड़ी बात क्या होगी। तो इसलिए आप लोग ना इसको एक एज अ मोटिवेशन लो, एज अ लर्निंग प्लेटफॉर्म लो। हमारा काम है आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, लेकिन उस प्लेटफॉर्म को बोलते हैं ना यूटिलाइज करना तो आपका काम है ना। तो हम आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, हम आपको एक इन्वायरमेंट क्रिएट करके दे रहे हैं, आपके पीयर कम्युनिटी बना के दे रहे हैं, तो आप लोग पार्टिसिपेट तो करो, तब तो जाके आप इंटरेक्ट कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कुछ कमेंट किया और कमेंट में आपके कुछ गलत आंसर हुआ, तो आपका पीयर ही ग्रुप जो होगा, आपका जो कॉम्पिटिटर होगा, या आप बोल लो आपका जो दोस्त साथी होगा, वो आके आपको करेक्ट कराएगा, तो वहाँ से आपकी बहुत सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो इस टाइप का ना आप लोग एक इन्वायरमेंट क्रिएट करो, हेल्दी इन्वायरमेंट। बाकी हम लोग आप लोगों के लिए अवेलेबल ही हैं, कभी भी आपको कोई भी डाउट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो आप लोगों को टेलीग्राम आईडी वगैरह का लिंक दे दिया जाता है, ठीक है, जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे ही दिया जाता है, तो आप हमसे पर्सनली कनेक्ट करके भी अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो, ठीक है। तो आगे देखते हैं आप ड्रोन कवच एक्सरसाइज। अब जैसे मैंने वही बता रहा था पेपर 2 में रोल ऑफ ड्रोन इन मॉडर्न डे वॉरफेयर, ये आपका एक पोटेंशियल पेपर 2 का थीम बन सकता है। वहाँ पे वैल्यू एडिशन करने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत काम आएंगी। तो ड्रोन कवच क्या है आपके, ये आपके इंडियन आर्मी कंडक्ट कराती है, एक एक्सरसाइज है। कहाँ पे कराई है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, काउंटर ड्रोन वॉरफेयर रेडीनेस, राइट, और फोकस क्या रहेगा, टारगेट एक्विजिशन, जैमिंग एंड स्पूफिंग एंड ड्रोन न्यूट्रलाइजेशन। तो ड्रोन के हेल्प से हम लोग जैमिंग और स्पूफिंग कर सकते हैं ना, मतलब जो भी आपके एनिमी ड्रोन सेंटर कर रहे हैं उनका नेटवर्क अगर आप कट कर दो, उनका कम्युनिकेशन चैनल कट कर दो, तो वो सारे ड्रोन क्या होंगे, आपके डायरेक्शन लेस हो जाएंगे, है ना। तो फिर उनको इंटरसेप्ट करना बहुत ईजी होगा। फिर देखो आगे H-125 हेलीकॉप्टर। अब ये भी हेलीकॉप्टर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, क्यों, क्योंकि ये आपकी पहली हेलीकॉप्टर बनी जो कि माउंट एवरेस्ट के सबमिट पे लैंड की है, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। बाकी कौन कौन सी कंपनी ने इसको मिलकर डेवलप किया है, टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबस ने मिलके, तो ये भी इंपॉर्टेंट आपके याद रखना है। एयरबस आपके फ्रांस का है, टाटा एडवांस सिस्टम इंडिया का है। बाकी इसकी फैसिलिटी अभी इंडिया में बनी है, ठीक है, इसलिए न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है। तो H-125 हेलीकॉप्टर की जो आपकी असेंबली लाइन है, फाइनल असेंबली लाइन, जो कि पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन है इंडिया की, ठीक है। तो जहां भी आपका फर्स्ट आ जाता है ना, वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका लोकेशन याद रखना, वेमगल, कोल्लर, कर्नाटका। ये सब जो भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कराते जा रहा हूँ ना, ये साथ के साथ आप लोग नोट करते जाओ, है ना, किसी A4 शीट में। और उसके बाद जब आपको ये जो माइंड मैप पे शेयर कर दिया जाएगा ब्रह्मास्त्र प्लस में, ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप लोग उसी मैगजीन में वैल्यू एडिशन कर लेना, ताकि आपके एग्जाम में, मान के चलो एग्जाम से 1 महीने पहले आप लोग यहीं से रिवाइज कर लो, आपको और कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। क्लियर हुआ। फिर इसका जो टाइप है वो क्या है, तो ये आपका सिंगल इंजन है। जैसे स्टेटमेंट में ऐसे पूछेंगे आपके, जैसे यूपीएससी को अगर क्वेश्चन फ्रेम करना होगा इससे, तो ये आपको स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट दे देगा कि H-125 हेलीकॉप्टर इज द ओनली हेलीकॉप्टर टू लैंड ऑन सबमिट ऑफ माउंट एवरेस्ट, ठीक है, पहला स्टेटमेंट दे दिया। आप लोग ओनली देख के काट दोगे, बोलोगे कि नहीं ऐसा थोड़ी ना होगा, और भी तो हेलीकॉप्टर किए होंगे, लेकिन क्योंकि ये इकलौता हेलीकॉप्टर, दैट्स वाई ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट आपके बना देगा कि इंडिया का जो पहला प्राइवेट हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन है वो किस हेलीकॉप्टर के बना है, H-125 हेलीकॉप्टर, ठीक है। उसके बाद बोल देगा कि जो आपका H-125 हेलीकॉप्टर है इसको कौन कौन सी कंपनी मिलकर डेवलप की है, तो ऑप्शन में दे देगा टाटा एडवांस सिस्टम एंड बोइंग,
तो आप सही मार के आ जाओगे, आपको लगेगा कि हाँ टाटा एडवांस सिस्टम बोइंग तो कहीं कहीं पड़ा था, लेकिन यहाँ पे आपको फंसा देगा। यहाँ पे टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबस है, ठीक है। तो ये सब मैं आपको एक वो बता रहा हूँ, कैच बता रहा हूँ जहाँ से यूपीएससी पूछ सकता है। फिर दूसरा बोल देगा कि H125 हेलीकॉप्टर इज डबल इंजन हेलीकॉप्टर, ठीक है। तो ये डबल इंजन नहीं है, सिंगल इंजन है। समझ आ रहा है, मतलब आपको यूपीएससी कहाँ कहाँ आपको ट्रिक कर सकता है, फंसा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ये न्यूज़ को बहुत आप हल्के में ले सकते हो, छोटा न्यूज़ है, लेकिन यहाँ से आप लोग हमेशा जब भी पढ़ो ना, खुद से भी पढ़ो। तो आप लोग को रेसर भी बताते हैं कि यूपीएससी को समझो, एक एग्जामिनर माइंडसेट समझो कि अगर उसको क्वेश्चन बनाना होगा, ठीक है, उसको अगर आपसे क्वेश्चन गलत करवाना तो कैसे गलत करवाएगा। तो इस टाइप से आपके वो ट्रिक ढूंढता है, जहाँ पे जो यूनिक चीज़ होती है, एक्सेप्शन होती है, वहीं से उठाता है क्वेश्चन, ठीक है, और आपको फंसा देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी लेटेस्ट में आपके एक रामसर साइड ऐड हुआ है पटना नाम से, है ना, पटना जो सेंचुरी है। अब पटना से आपको याद रहेगा, आपको लगेगा कि अरे ये तो बिहार में होगा, लेकिन वो है कहाँ पे, इटावा यूपी में। समझ आ रहा है, मैं एग्जाम्पल के लिए बस आपको बता रहा हूँ। उसका देखो आगे, नेट पोलरिक्स आपके एक्सरसाइज कौन कंडक्ट कराता है, इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। इसका 10वां एडिशन हुआ है, कहाँ पे, ऑफ चेन्नई कोस्ट, ये चीज याद रखना। बाकी इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, जो मराइन पॉल्यूशन होता है, जो कि आज के टाइम पे बहुत बड़ा एक इन्वायरमेंटल चैलेंज है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो शिपिंग एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है आज के टाइम पे, जो ग्लोबलाइजेशन के एरा में, ठीक है, क्योंकि ट्रेड आपका बढ़ चुका है, जो भी आपके कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता है, ठीक है। तो इसके वजह से ऑयल स्पिलिंग के बहुत ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं, और वो सारे ऑयल स्पिलिंग ना आपके जो भी मरीन स्पीसीज है उनके लिए बहुत खतरनाक होते हैं, है ना, जो कोरल रीफ्स होते हैं उनके लिए बहुत खतरनाक होते हैं। तो ये सारे पॉल्यूशन को डील करने के लिए, ठीक है, इस टाइप के एक्सरसाइज कंडक्ट कराए जाते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, नेट पोलरिक्स आपके किस चीज़ के लिए है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मरीन पॉल्यूशन रिस्पॉन्स टू असेस प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स मैकेनिज्म फॉर मरीन ऑयल स्पिल्स। इसके लिंक्ड मैकेनिज्म क्या है, नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटिजेंसी प्लान। याद रखना, ये सारे कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। फिर देखो आगे, कॉनकन 2025। अब कॉनकन किसके किसके बीच में होता है, इंडिया यूके के बीच में होता है। अब मैंने बताया था कि जो भी आपकी मैरीटाइम रिलेटेड या नेवल एक्सरसाइज है, इसमें 2 फेज होता है, एक हार्बर फेज, एक सी फेज, ठीक है। तो ये आपके अरेबियन सी वाले रीजन में कंडक्ट कराया जा रहा है, ठीक है। इसका सी फेज जो है वो कहाँ कहाँ फोकस करेगा, एंटी एयर में, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर एंड सीमेनशिप ड्रिल्स। और जो इंडियन रिप्रेजेंटेशन है, मतलब इंडिया की तरफ से कौन सी शिप पार्टिसिपेट कर रही है, आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत क्या आपकी एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है, इंडिया की सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर। पहला कौन सी है, विक्रमादित्य। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना। फिर देखो आगे, सक्षम सिस्टम। अब डायरेक्ट पूछ लेंगे कि सक्षम सिस्टम इज रिलेटेड टू व्हाट। तो सबसे पहले तो इसके डेवलपर कौन है ये आपको पता होनी चाहिए, इंडियन आर्मी और आपके भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये चीज पहला पॉइंट हो गया, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये आपका क्या है, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, ठीक है। तो जो भी आपके अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम है उसको काउंटर करने के लिए ग्रिड सिस्टम डेवलप किया गया है, जिसको हम सक्षम सिस्टम बोल रहे हैं, ठीक है। अनमैन्ड एयर सिस्टम में क्या आ जाते हैं, जो भी आपके ड्रोन्स वगैरह हैं, ठीक है, उनको हम अनमैन्ड एयर सिस्टम बोलते हैं। तो उन्हीं को इंटरसेप्ट करने के लिए, उन्हीं को टारगेट करने के लिए ये आपके सक्षम सिस्टम बनाया गया है। अब इसमें टेक्नोलॉजी क्या क्या इंटीग्रेटेड है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रडार सेंसर लगा हुआ है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर लगा हुआ है, एक्वास्टिक सेंसर लगा हुआ है, रेडियो फ्रिक्वेंसी सेंसर लगा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपके एआई बेस्ड थ्रेट एनालिसिस भी कर लेता है। इट यूटिलाइजेस एआई टू असेस द थ्रेट लेवल पोज्ड बाय डिटेक्टेड यूएस, देन हेल्प्स इन मेकिंग रैपिड एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन फॉर काउंटर मेजर्स, ठीक है। फिर सॉफ्ट किल और हार्ड किल ऑप्शन भी इसके पास है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑफर अ रेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मेथड। फिर इसमें आपके एयर डिफेंस नेटवर्क को इंटीग्रेट किया गया है, सुदर्शन चक्र को भी इंटीग्रेट किया गया है ना, आकाश तीर को भी इंटीग्रेट किया गया है, इंटीग्रेट विद आकाश तीर एंड एडवांस एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। तो आप सक्षम सिस्टम को एक मान सकते हो काइंड ऑफ आपका सॉफ्टवेयर है, जिसको जो भी हम एयर डिफेंस सिस्टम है उसको और स्ट्रांग बनाने के लिए, उसको और टेक ड्रिवन बनाने के लिए आपके सक्षम सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। सो इट इज काउंटर यूएस ग्रिड सिस्टम, ये चीज याद रखना, ठीक है। फिर देखो आगे, हॉसंग 20। अब हॉसंग 20 आपके न्यूज में है, ठीक है। ये आपका एक मिसाइल है, सॉलिड फ्यूल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी जो रेंज है सोचो 15,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, ठीक है। इसका मटेरियल क्या क्या यूज होता है, कार्बन फाइबर कंपोजिट। और सिग्निफिकेंस क्या है, जो भी इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर स्ट्राइक करना है। अब जैसे पूछ लेंगे आपसे कि हॉसंग 20 जो है वो किस कंट्री की है मिसाइल, ठीक है। तो पहले वीडियो पॉज करो, एक्टिव रिकॉल करो। अब मैं ये बोल रहा हूँ ना, वीडियो पॉज करो, एक्टिव रिकॉल करो, तो आपको करना है। ऐसा नहीं है कि वीडियो अरे सर तो बता ही रहे हैं, ठीक है, अच्छा देख लेते हैं, तो वही बात है, फिर पैसिव लर्निंग करते रह जाओगे, एग्जाम तक याद नहीं होगा कुछ चीज़ें। तो कोशिश करो, पहले दिमाग लगाओ, हॉसंग कहाँ सुना था, कुछ तो आएगा दिमाग में, चाइना आएगा, जापान आएगा, साउथ कोरिया आएगा, नॉर्थ कोरिया आएगा, कुछ तो आएगा, आने दो, ठीक है। गलत आएगा तभी तो आप उसको अगर सही कर सकते हो। आपको पता ही नहीं रहेगा कि गलत भी आ रहा है मेरे दिमाग में, तो उसको सही कैसे करोगे। तो कर लिया पॉज, सोच लिया, तो इसका आंसर क्या है, नॉर्थ कोरिया, ठीक है। फिर देखो आगे, मैत्री 2। अब मैत्री 2 ये क्या है आपका, ये रिसर्च स्टेशन है। कहाँ पे रिसर्च स्टेशन सेटअप किया गया, अंटार्कटिक रीजन में, ठीक है। और इसमें एजेंसी कौन इन्वॉल्व है,
नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। तो जो भी इस टाइप की रिसर्च स्टेशन होती है या जो भी सर्वे करवाना होता है ओशनिक रीजन में, उसके लिए आपके नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च ही रिस्पॉन्सिबल होती है। तो अब आपको इसका हेडक्वार्टर पता होनी चाहिए। तो वीडियो पॉज करो, एक्टिव रिकॉल करो, एनसीपीओआर का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। अब मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ एक्टिव रिकॉल करो, वीडियो पॉज करो, क्योंकि ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। ये आपका रिविजन वीडियो है ना, तो आप इसको एज अ रिविजन लो, एज अ एक्टिव रिकॉलिंग सेशन लो। तो वीडियो पॉज कर लिया, सोच लिया, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपके, गोवा में है, समझ आए। किस मिनिस्ट्री के अंदर में आती है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। तो यहाँ पे ही आपका एक कैच है, जैसे आपकी यूपीएससी डाल देगा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग इंडस्ट्री, आप सही मार के आ जाओगे, या बोल देगा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सही मार के आ जाओगे। लेकिन ये किसके अंडर में है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर। तो ये चीज़ याद रखना। बाकी लोकेशन कहाँ पे, ईस्टर्न अंटार्कटिका में, मैत्री 2 का, ठीक है। ये आपके रिसर्च स्टेशन है। इसका फीचर क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इट इज़ रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड, मतलब इसमें जो भी एनर्जी कंजम्पशन होगा वो आपके रिन्यूएबल सोर्स से डेराइव होगा। देन ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है एंड रिमोट डेटा ट्रांसमिशन लगा हुआ है। तो ये सारे जो कीवर्ड्स है आपके पेपर टू के लिए रेलिवेंट है, ठीक है। टाइमलाइन क्या है कि इसका जो भी कंप्लीशन होगा वो आपके 2029 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। अच्छा, ये क्या इकलौता है आपके रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिक रीजन में, ऐसा नहीं है ना। इसके अलावा दक्षिण गंगोत्री और भारती भी ऑलरेडी है। तो जो दक्षिण गंगोत्री है ये इसको कमीशन कर दिया गया है इंडिया की तरफ से, और भारती है जो ये अभी करेंटली ऑपरेशनल है। अच्छा, अब साथ के साथ आपको नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल में भी कुछ रिसर्च स्टेशन होगा, तो यहाँ पे एक्टिव रिकॉल कर लो, है ना, कि नॉर्थ पोल जो आर्कटिक रीजन है वहाँ पे इंडिया का कौन सा रिसर्च स्टेशन है। वीडियो पॉज करो, सोचो, सोच लिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, हिमाद्री। बता रहा हूँ, इस वीडियो को अगर अच्छे से आपने यूटिलाइज कर लिया ना, मैं अब बहुत एडवांटेजियस पोजीशन में रहोगे अपने कंपेटिटर्स के मुकाबले, ठीक है। तो इसको यूटिलाइज करो। बार बार बोल रहा हूँ, बार बार मैं इसलिए रेट कर रहा हूँ चीज़ों को, ताकि आपके दिमाग में घुस जाए कि जब आप पढ़ रहे हो तो चीज़ों को कैसे पढ़ना है। अदरवाइज आपको भी ये डायरेक्ट हम माइंड मैप शेयर कर देते, आप पढ़ सकते थे। लेकिन वीडियो लाने का पर्पज ही यही है कि आपको, एक तो होता है आप खुद से पढ़ते हो, जैसे आपने मैपिंग वाली रेसर की वीडियो देखी होगी, ठीक है। तो अगर आप वो खुद एरिया पढ़ते तो आप वो सारी पॉइंट्स को कभी ध्यान ही नहीं देते। क्यों? क्योंकि आप एक एस्पिरेंट की तरह सोच रहे हो। लेकिन जो इंसान उस फील्ड में कई सालों से लगा हुआ है, उसमें रिसर्च कर रहा है, तो उसकी माइंडसेट और आपके माइंडसेट में फर्क है ना। तो इसीलिए हमेशा वीडियो देख लिया करो, ताकि आपको एक गाइडेंस मिल जाती है, आपको एक तरीका पता लग जाता है कि अगर मेरे को अब इसके बाद पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है चीज़ों को, समझ आए। फिर देखो आगे, ऑस्ट्रा हिंद। अब ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज नाम से पता लग रहा है किसके किसके बीच में हो रहा है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। ये 4th एडिशन कंडक्ट कराया गया, और इसमें जो लीडिंग यूनिट थी कौन थी, गोरखा राइफल्स थी। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। बाकी और रिलेटेड एक्सरसाइज कौन कौन सा है जो हम ऑस्ट्रेलिया के साथ करते हैं, एक तो है आपका ऑस इंडेक्स जो कि नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, और एक है पिच ब्लैक करके। पिच ब्लैक भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है, लेकिन किसके किसके कौन सी आर्म फोर्सेस इन्वॉल्व रहती है, एयरफोर्स, ठीक है। तो आपकी इंडिया की एयरफोर्स और ऑस्ट्रेलिया की एयरफोर्स दोनों इन्वॉल्व रहती है पिच ब्लैक में। तो ये सारी रिलेटेड एक्सरसाइज भी यहीं पे आपको साथ के साथ पढ़ लेना है, ठीक है। फिर देखो आगे, आईएनएस इक्षक। अब आईएनएस शिक्षक आते ही सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए किस क्लास से बिलोंग करती है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले वीडियो पॉज करो, सोचो आईएनएस शिक्षक किस क्लास से बिलोंग करती है, ठीक है। उसके बाद मैं आगे आपको बताता हूँ। तो आईएनएस शिक्षक आपकी किस क्लास की है, संधायक क्लास की, संधायक क्लास की। अच्छा, किस कैटेगरी की वेसल है ये, आपकी सर्वे वेसल है, लार्ज सर्वे वेसल, याद रखना, ठीक है। इसके बिल्डर कौन है, जीआरएससी कोलकाता, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता, ठीक है। इसका मिशन क्या क्या है, जैसे हाइड्रोग्राफी एंड ओशियोग्राफी में यूज हो रहा है, ठीक है। हार्बर एंड चैनल मैपिंग में यूज हो रहा है, एंड नेविगेशन सेफ्टी के लिए यूज हो रहा है। फिर इसका स्पेशल फीचर क्या है, तो आप देख पा रहे होगे कि 80% इंडिजिनस कंटेंट का यूज हो रहा है। तो जो भी अभी हम लोग लेटेस्ट जो भी इक्विपमेंट्स इंडक्ट कर रहे हैं या कमीशन कर रहे हैं हमारे अलग अलग आर्म फोर्सेस में, उसमें ज़्यादातर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो इक्विपमेंट है वो इंडिजिनस हो, है ना, ताकि हम लोग आत्मनिर्भरता हासिल कर पाए इन दिस सेक्टर ऑफ डिफेंस, इन द डिफेंस सेक्टर, ठीक है। फिर इसका मोटो क्या है, द गाइड, ये चीज़ याद रखना। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, किस क्लास से बिलोंग कर रही है, किस टाइप की वेसल है और बिल्डर कौन है, इतना भी याद रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, ऑपरेशन गोल्डन स्वीप। अच्छा, इस बार आपको पता लगा होगा कि लास्ट ईयर में ना बहुत सारे ऑपरेशन कंडक्ट कराए गए, तो इसके लिए मैं आपको एक हैक बता रहा हूँ। जैसे इस टाइप के जो भी ऑपरेशन है, जो कि एंटी ट्रैफिकिंग ऑपरेशन है या फिर मतलब रिलेटेड टू स्मगलिंग को कर्ब करने के लिए, ठीक है, जैसे गोल्ड स्मगलिंग हो गया, आपके ड्रग्स स्मगलिंग हो गया, तो इसमें ज़्यादातर जो एक्सरसाइज है ना कंडक्ट कराया गया किसके द्वारा, डीआरआई द्वारा, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जो कि किसके अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आती है। तो ये चीज़ याद रखना, ऑपरेशन गोल्ड स्वीप भी किसके द्वारा कराया गया, आपके डीआरआई द्वारा, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ठीक है। और नाम से पता लग रहा है गोल्डन स्वीप, मतलब जो भी गोल्ड की तस्करी होती है उसको पकड़ने के लिए एक्सरसाइज कराया गया था। तो सीज किया गया लगभग 10.5 किलो गोल्ड, कहाँ से किया गया, जो मुंबई का आपका छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ से सीज किया गया, ठीक है। एंड ऑब्जेक्टिव इज काउंटर ट्रांसनेशनल गोल्ड स्मगलिंग, समझ आए। फिर देखो आगे, जेमेक्स 2025। तो जेमेक्स किसके बीच में होता है, इंडिया और जापान के बीच में होने वाला ये
बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है। पार्टिसिपेंट इसमें कौन कौन है, इंडियन नेवी और इंडियन, कौन सी इंडियन शिप पार्टिसिपेट की थी, सह्याद्री। जापान की तरफ से कौन सी थी, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, ठीक है। लोकेशन कहाँ था इसका, योसूका जापान, याद रखना इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेंगे। जैमेक्स एक्सरसाइज का लोकेशन तो इंडिया में कहीं दे के फंसा देंगे, ये हुआ आपके योसूका जापान में। वेन्यू आपको याद रखना है। और ओशन कौन सा है, पैसिफिक ओशन। फोकस एरिया इज ASW, मिसाइल डिफेंस एंड इंटर ऑपरेबिलिटी एंड ट्रस्ट। फिर देखो ICGS अजीत एंड अपरजीत, तो ICGS अजीत एंड अपरजीत आपके किस क्लास के हैं, ये दोनों आपके किस क्लास के शिप हैं, अदम्य क्लास के, ठीक है, अदम्य, याद रखना। किस टाइप के शिप है ये दोनों, तो ये दोनों फास्ट पेट्रोल वेसल है, ठीक है। इनकी कैटेगरी जो है वो FPV है। तो आपको कैटेगरी में बता दे रहा हूँ, ये लिस्ट ऑफ कैटेगरीज होती है शिप्स की। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक फास्ट पेट्रोल वेसल होता है, लिख लेना कहीं पे, ठीक है। उसके बाद आपका एक डाइविंग सपोर्ट वेसल होता है, ठीक है। उसके बाद आपका एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट होता है। उसके बाद आपके फ्रिगेट्स होते हैं, सबमरीन होते हैं, ठीक है, सबमरीन हो गया। और अभी हम लोग देख के आ रहे सर्वे टाइप हो गया, सर्वे वेसल। तो जब मैं बोलूँ ना कि किस कैटेगरी की शिप है तो आपको इसमें से गेस करना है। और जब मैं बोलूँ क्लास, किस क्लास की शिप है, तो जो भी इन सारे कैटेगरी में पहली शिप बनती है उसी के नाम से क्लास होती है। जैसे INS माहे क्लास, INS अर्नाला क्लास, SWC का एग्जाम्पल क्या है, अर्नाला माहे, ठीक है। वैसे डाइविंग सपोर्ट वेसल का कौन सा क्लास है, निस्तार हो गया, ठीक है। वैसे अभी हम देख रहे हैं फास्ट पेट्रोल वेसल का कौन सा हो गया, अदम्य हो गया, राइट। वैसे हम लोग फ्रिगेट्स का कौन कौन सा देखते हैं, प्रोजेक्ट 17A, प्रोजेक्ट 15A, प्रोजेक्ट 15B, प्रोजेक्ट 17 शिवालिक क्लास, ठीक है। वैसे सबमरीन के लिए हम लोग कौन सा देखते हैं, प्रोजेक्ट 75 देखते हैं। ये सब आपको एकदम टिप पे होना चाहिए, बता रहा हूँ ना। कलवरी क्लास हो गया, ठीक है। सर्वे वेसल में अभी हम देख के आ रहे हैं कौन सा, संधायक क्लास, राइट। तो ये होता है एक्टिव रिकॉलिंग आपका। ऐसे लिखो और बार बार एक्टिव रिकॉल करो, तब जाके आपके दिमाग में फिट होगा। तो जो ICGS अजीत और अपरजीत है, जो है अदम्य क्लास की शिप है। किस टाइप की है बता दिया, फास्ट पेट्रोल वेसल। इनकी लेंथ क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, बहुत रेलिवेंट नहीं है एग्जाम के लिए, ठीक है। जो SSB वगैरह दे रहे हैं उनके लिए रेलिवेंट होगा। बाकी इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट की गई है, लाइक कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर्स। रोल्स क्या है, कोस्टल एंड ऑफशोर पेट्रोल, एंटी स्मगलिंग, सर्च एंड रेस्क्यू, EZ एंड फिशरी प्रोटेक्शन। इसके बिल्डर कौन है, तो बिल्डर वापस से बहुत इंपॉर्टेंट है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, याद रखना है ना। तो बिल्डर में भी वही गिनती के 3-4 हैं, उसी में से आपको याद करना है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि जब आप नोट्स बना रहे हो ना, तो आप ऐसे कर लेना, जितने भी शिप्स इंडक्ट हुए हैं पिछले 1 साल में, जैसे अभी तो मैं 6 महीने का करा रहा हूँ, फिर जब मैं अगले 6 महीने का करा दूंगा अपकमिंग फेज में, तो आपके पास एक लिस्ट तैयार हो जाएगी। तो लिस्ट में जब आप नोट्स बनाओगे अपना 1 पेजर, तो वहाँ पे ऐसे करना कि जो भी शिप्स इंडक्ट हुए हैं इन 2025 एंड 2026 वो लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी लिख लेना, कैटेगरी। उसके बाद आप लिख लेना जो भी बिल्डर नेम है और क्लास, किस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये आपका एक टेबल बन जाएगा। तो ये सब मैं तरीका बता रहा हूँ, ये आपको करना पड़ेगा, है ना। हर चीज़ हम नहीं करके दे सकते हैं, हालांकि कोशिश हम ये करेंगे लास्ट में, अगर टाइम मिला हमारे पास तो ये भी आपको करके देंगे, लेकिन कोशिश करो आप लोग खुद से ये करो, है ना, ताकि आप जब खुद लिखोगे, जब खुद सोचोगे तो आपको चीज़ें याद हो। तो इस टाइप से आप 1 पेजर बना सकते हो। अभी जितना भी आपको मैं शिप पढ़ा रहा हूँ और जो अगले 6 महीने का जितना भी पढ़ाऊंगा, जितने भी शिप हो गए या जो भी टेक्नोलॉजी इंडक्ट हुए हैं लेटेस्ट इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में, समझ आए। फिर देखो आगे, शौर्य दिवस। शौर्य दिवस क्यों मनाया गया, आपके जो भी हमारे गैलेंट्री अवार्ड विनर थे, ठीक है, उनको सेलिब्रेट करने के लिए, उनकी वीरता को सेलिब्रेट करने के लिए। सो ये आपके ऑब्जर्व किया जाता है 27 अक्टूबर को। सिग्निफिकेंस एज अ इन्फेंट्री डे। और इसमें कौन कौन से ऑपरेशन हाईलाइट किए गए थे, मेघदूत, कैक्टस लिली और पवन। अब यहाँ पे आपको एक्टिव रिकॉल कर लेना है, ऑपरेशन मेघदूत किस वॉर के टाइम पे कंडक्ट कराया गया था, तो ये था आपका 1984 में। कैक्टस लिली आपके 1971 वॉर के टाइम पे कंडक्ट कराया गया था। और ऑपरेशन पवन आपके 1987 के टाइम पे कंडक्ट कराया गया था, किस कहाँ पे, श्रीलंका में, ठीक है। तो ये सब जो एक्सरसाइज है इसको मैं ग्रेड डिटेल में डिस्कस कर रखा हूँ ऑलरेडी ब्रह्मास्त्र मैगजीन में। तो अगर आप लोगों को इसके बारे में जानना है तो आप लोग जाके वो मंथली मैगजीन का जो लेक्चर है वो फॉलो कर सकते हो, है ना। उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और बाकी हम लोग प्लेलिस्ट में उसका अलग से बना रखे हैं, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। थीम क्या था इसका, इन्फेंट्री, लेगेसी एंड गैलेंट्री, समझ आए। फिर देखो आगे, एक्सरसाइज सूर्य किरण, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हर बार रिपीटेड होता है। तो इसका एडिशन देख लेना, क्योंकि एडिशन पहले तो नहीं पूछते थे, ठीक है, हम भी नहीं बोलते थे, रिकमेंड करते थे कि याद करो, लेकिन CDS में जब से आपके पूछ लिया कि इसका स्पेसिफिक एडिशन क्या है, तो अब एडिशन भी आपको याद करना जरूरी हो गया, ठीक है। तो जो आपका सूर्य किरण है, इसका 19th एडिशन हुआ, ठीक है, किस साल, 2025, लास्ट ईयर में आपके। पहली बार कब कंडक्ट कराया गया था, 2011 में। और ये हर साल होता है, किन 2 कंट्री के बीच में होता है, इंडिया और नेपाल। तो ये तो आपको पता ही होगा, बेसिक है ना। लोकेशन कहाँ था, पिथौरागढ़, उत्तराखंड। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इतना याद रख लोगे आपका काम हो जाएगा। बाकी ये सारे कीवर्ड जो है आप अपने पेपर 2 में यूज़ कर सकते हो। फिर देखो आगे, INS माहे। अब INS माहे के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया, किस कैटेगरी की शिप है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। कौन इसको डेवलप करता है, जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है। इसमें इंडिजिनस कंटेंट मोर देन 80% है, ठीक है। नेम्ड आफ्टर माहे
जो कि आपके केरला में है, मालाबार कोस्ट पे। दैट्स इट। बाकी ये सारे कीवर्ड्स पेपर 2 में यूज कर लेना। फिर देखो आगे, एक्साइज इन न्यूज 2025। फिर से कुछ एक्साइज के नाम हम देखते हैं। जैसे मालाबार हो गया। मालाबार एक्साइज किसके किसके बीच में होता है? जो भी क्वाड ग्रुपिंग की कंट्रीज है, लाइक इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनके बीच में मालाबार एक्साइज होता है। लोकेशन कहाँ था इस बार? गुआम, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो कॉमन है। ठीक है, फिर देखो बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज में मित्रा शक्ति। तो मित्रा शक्ति मैंने बता दिया था किसके साथ होता है? इंडिया और श्रीलंका। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले एक्टिव रिकॉल करा दिया है। इसका लोकेशन क्या है? बेलगावी, कर्नाटका। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इज कॉमन। फिर विनवैक्स जो है आपका इंडिया और वियतनाम के बीच में हो रहा है, नाम से आपको पता लग रहा होगा। ठीक है, और इसका लोकेशन क्या था? हनोई, वियतनाम में। वैसे अजय वॉरियर है, ये किसके साथ करते हैं? हम यूके के साथ करते हैं। ठीक है, इसका जो वेन्यू है वो कहाँ पे है? महाजन फील्ड रेंज, राजस्थान में। तो अब जैसे आप लोग ये खुद से ये सब रिसर्च करते हैं ना, तो बहुत टाइम जाता। तो ये सब हम लोग आपको माइंड मैप के थ्रू दे दिए हैं। तो ये माइंड मैप जब आप एक बार रिवाइज करोगे ना, 2-3 बार पढ़ लोगे, तो आपको वेन्यू एटलीस्ट मोटा मोटी याद हो जाएगा कि ये कहाँ पे कंडक्ट कराया गया था, क्योंकि डायरेक्टली स्टेटमेंट में आपके फ्रेम करके पूछ लेते हैं। फिर वैसे ही देखो सागर कवच। तो सागर कवच आपके कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है। ठीक है, जिसमें आपके इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी और स्टेट एजेंसीज तीनों ही मिलकर पार्टिसिपेट करती हैं। कहाँ पे ये कंडक्ट कराया गया? महाराष्ट्र और गोवा कोस्ट लाइन पे, और ऑब्जेक्टिव इज कॉमन। फिर गरुड़ा एक्सरसाइज जो है ये आपके इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। ठीक है, इस बार कहाँ पे कंडक्ट कराया गया था? फ्रांस में कंडक्ट कराया गया था। और इसका भी ऑब्जेक्टिव क्या है? एयर कॉम्बैट इंटरऑपरेबिलिटी, जॉइंट मिशन प्लानिंग, हाई इंटेंसिटी ऑपरेशन रेडीनेस। अब जैसे मैंने गरुड़ा एक्सरसाइज देखा, तो मैं तुरंत और फ्रांस के साथ होने वाली एक्सरसाइज यहीं पे एक्टिव रिकॉल कर लूंगा। जैसे जो शक्ति एक्सरसाइज है वो भी हम लोग किसके साथ करते हैं? फ्रांस के साथ करते हैं। ठीक है, जो हम लोग वरुणा एक्सरसाइज करते हैं, वरुणा शक्ति, ठीक है, वो भी हम लोग किसके साथ करते हैं? फ्रांस के साथ करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है वो क्या है आपका? जो गरुड़ा शक्ति एक्सरसाइज है। तो अगर मान के चलो पूछ लिया गरुड़ा एक्सरसाइज, तो वो तो हम फ्रांस के साथ कर रहे हैं। शक्ति एक्सरसाइज पूछ लिया, वो भी हम फ्रांस के साथ कर रहे हैं। लेकिन अगर गरुड़ा शक्ति एक्सरसाइज पूछ लिया, तो ये हम किसके साथ करते हैं? इंडोनेशिया के साथ करते हैं। तो यहाँ पे आपको यूपीएससी घुमा सकता है। ठीक है, तो ये आप लिख लेना कंफ्यूजिंग पॉइंट। ठीक है, फिर देखो आगे, हैमर वेपन सिस्टम। अब हैमर वेपन सिस्टम ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी आपकी कंपनी इन्वॉल्व है इसके मेकिंग में। ठीक है, तो जॉइंट वेंचर ये आपका किसका किसका? बीईएल का है और साफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस लिमिटेड। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है इस बार आपके सीडीएस में पूछ लेंगे या सीपीएफ में पूछ लेंगे। तो इस्तेमाल कर लेना इसको हैमर से कि कौन इसके मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, उसका इसका टाइप क्या है? तो ये आपका एक प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन है, जो कि एयर से ग्राउंड हम लोग फायर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ आपका क्रूज मिसाइल है ना। इसमें से छोटे छोटे म्यूनिशन निकलते हैं और अपने जाके डिफरेंट टारगेट को क्या करते हैं? इंटरसेप्ट करते हैं। इसका रेंज देख लेना, रेंज भी पूछ सकते हैं। ये अप टू 70 किलोमीटर का इसका रेंज है। ठीक है, एज अ लेंथ। बाकी इसमें डिफरेंट वेट के बॉम्ब को इंटीग्रेट किया जा सकता है, जैसे 250 kg के, 500 kg के बॉम्ब जो पेलोड है, और 1000 kg का बॉम्ब। ठीक है, फिर देखो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस कॉमन है। प्लेटफॉर्म हम लोग कहाँ से लॉन्च कर सकते हैं इसको? तो राफेल हो गया, एलसीए तेजस जैसा जो आपका फाइटर एयरक्राफ्ट है, उससे लॉन्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा कमेंट में टाइप करके बताना राफेल का जनरेशन क्या है। ठीक है, एग्जाम में आपके पूछा हुआ है सीएससी में कि कौन सा जनरेशन का आपका एयरक्राफ्ट है। और वैसे ही तेजस का ही बता देना मेरे को। ठीक है, जो लेटेस्ट वाला है तेजस का मार्क 1 भी है, मार्क 2 भी है, तो आप मार्क 2 वाला बताना है ना। उसका देखो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और गाइडेंस एंड एक्यूरेसी, ये सारे कीवर्ड्स आप अच्छे हैं, पेपर 2 में यूज कर सकते हो डिफेंस थीम के अंदर। समझ है? फिर देखो आगे, बुरवेस्निक मिसाइल। अब बुरवेस्निक मिसाइल कौन बनाया है? रशिया। ठीक है, नाम याद रख लेना, डायरेक्ट पूछ लेंगे। जितने भी मिसाइल्स अपीयर हुए उनका मैच ऑफ द फॉलोइंग करके दे देंगे। ये भी आपका काइंड ऑफ क्रूज मिसाइल है। बाकी क्रूज और बैलिस्टिक का डिफरेंस साथ के साथ आपके माइंड में चलना चाहिए। ठीक है, प्रोपल्शन इज मिनिएचर न्यूक्लियर रिएक्टर, हीट एयर फॉर थर्स्ट एंड नो कन्वेंशनल फ्यूल लिमिटेशन। ठीक है, बाकी फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक देख लो, तो जो भी क्रूज मिसाइल का कैरेक्टरिस्टिक है वही होगा इसका भी। तो ये बहुत लो एल्टीट्यूड पे उड़ता है। ठीक है, इसीलिए रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। दैट्स वाई दे कंसिस्ट स्टेल्थ फीचर। देन दे आर हाईली अनप्रेडिक्टेबल ट्रैजेक्टरी एंड डिजाइन टू इवेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम। समझ है? बाकी ये सारी जो डिटेल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस स्ट्रैटेजिक रोल में ये देख लेना कि अगर रशिया के मिसाइल है तो ऑब्वियसली बात है वो यूक्रेन वगैरह के खिलाफ यूज करेगा ही, है ना। फिर देखो आगे, आईएनएस सावित्री। अब आईएनएस सावित्री क्यों न्यूज में? बिकॉज आईएनएस सावित्री आपके रिसेंटली डिप्लॉय की गई है कहाँ पे? पोर्ट बेरा, मोजाम्बिक। अब यहाँ से एक पोर्ट और ऐड कर लिया अपनी लिस्ट में, है ना। पोर्ट बेरा पूछ लेंगे आपसे एग्जाम में कहाँ पे है, तो ये है आपके मोजाम्बिक में। ठीक है, तो जो केन्या, तंजानिया और मोजाम्बिक आप जब पढ़ते हो ना, तो यहाँ पे जो तीनों जो कंट्री में जो भी पोर्ट्स है वो आपको पता होनी चाहिए, राइट। जैसे मैंने जो दर एस सलाम बताया था वो कहाँ पे था? आपका तंजानिया में था। वैसे पोर्ट बेरा आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये किस टाइप की शिप है? तो ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। किसके द्वारा बनाई गई है? तो मैजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, जो कि मुंबई बेस्ड आपकी शिप बिल्डिंग कंपनी है। कमीशन कब की गई थी इंडिया में, इंडियन नेवी में? 1990 में। इतना भी आप याद रख लोगे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो आगे, ऑपरेशन साउदर्न स्पीयर। अब जो ऑपरेशन सदर्न स्पीयर है ये कौन सी कंट्री आपके कंडक्ट कराई थी? यूएसए।
ठीक है। तो अभी जो रिसेंटली आपको पता ही है वेनेजुएला में क्या हुआ, यूएसए ने प्रेसिडेंट को ही उठवा लिया है ना, तो कहीं ना कहीं वो इसी एक्सरसाइज का पार्ट था। मतलब यूएसए जो है आपके जो नार्को टेररिज्म था, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो जो भी आपके नार्कोटिक्स का स्मगलिंग होता है, ठीक है, उस पे उसको कर्व करने के लिए ये वाला एक्सरसाइज लॉन्च की थी इन द अटलांटिक ओशन। तो जो भी आपकी कैरेबियन नेशन है या साउथ अमेरिकन नेशन है जो कि अटलांटिक ओशन से बॉर्डर शेयर कर रही है, उन सारी कंट्री पे यूएसए ने एक्शन लिया, ठीक है, ताकि यूएसए में जो भी आपके ड्रग सप्लाई होता था इन सारी कंट्री से, साउथ अमेरिकन नेशन से या कैरेबियन नेशन से, उसको रोका जा सके। सो इट वाज लॉन्च्ड बाय यूनाइटेड स्टेट। नेचर वाज काउंटर नार्को टेरर मैरीटाइम ऑपरेशन। टारगेट क्या था, आपके आर्म्ड ग्रुप्स इन्वॉल्व थे ड्रग का ट्रैफिकिंग में, उनको पकड़ना, उनको न्यूट्रलाइज करना और नार्को टेरर नेटवर्क को न्यूट्रलाइज करना। इसमें एक बहुत फेमस नाम आता है, जैसे आप लोग अगर नार्को सीरीज देखे होंगे पाब्लो एस्कोबार का, है ना, जो कि आपके कोलंबिया में एक टाइम पे बोलते हैं ना सबसे लार्जेस्ट नार्को टेरर नेटवर्क स्टैब्लिश कर चुका था। तो वो सीरीज अगर आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है, आपको एक इंसाइट मिल जाएगा कि कैसे ये जो नार्को टेरर नेटवर्क्स हैं ये ऑपरेट करते हैं, राइट। फिर ज्योग्राफी फोकस, कैरेबियन सी, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, एसेट यूज्ड यूएस नेवी, यूएस एयर स्टेट एसेट, ये सारी रेलिवेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, बस इतना याद रखना। ऑपरेशन सदर्न स्पेयर किसके द्वारा लॉन्च किया गया, यूनाइटेड स्टेट, और जो एरिया है वो और जो किस लोकेशन में, कैरेबियन सी में और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में, ठीक है, और पर्पस आपको पता होनी चाहिए। फिर देखो आगे ऑपरेशन सागर बंधु। अब ऑपरेशन सागर बंधु मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है, किस मैगजीन में, नवंबर वाले में, नवंबर या अक्टूबर होगा, ठीक है, एक बार जाके देख लेना। ये किस गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और कहाँ के लिए लॉन्च की गई है, तो ये आपके श्रीलंका में जो फ्लड आया था ना, तो वहाँ पे रेस्क्यू प्रोग्राम चलाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये काइंड ऑफ आपके एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है। सो कॉज वॉज टू फ्लड इन श्रीलंका एंड कैजुअलिटीज इन श्रीलंका। बाकी इसमें कौन कौन सी एजेंसी इन्वॉल्व थी, एमईए, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। अब जैसे ऑपरेशन सागर बंधु देखा तो ये तो चलो हम समझ गए कि श्रीलंका में हमने एक रेस्क्यू प्रोग्राम चलाया। साथ के साथ आपको तुरंत रिलेट कर लेना ऑपरेशन ब्रह्मा, क्यों, क्योंकि ये भी लास्ट ईयर आपके न्यूज में था। तो ऑपरेशन ब्रह्मा आपके कहाँ पे कंडक्ट कराया गया था, जो म्यांमार है, म्यांमार में जो अर्थक्वेक आया था ना, वहाँ पे जो रेस्क्यू प्रोग्राम चलाई गई थी उसका नाम दिया गया था ऑपरेशन ब्रह्मा। वैसे ही आपके रिसेंटली ईरान में इवैक्यूएशन प्रोग्राम चलाया गया था, क्योंकि यूएसए ने आपको पता है स्ट्राइक किया था, तो इसराइल और ईरान में जो भी आपकी इवैक्यूएशन प्रोग्राम चलाया गया था टू इवैक्यूएट द इंडियन नेशनल्स, उसका नाम क्या था, ऑपरेशन सिंधु, याद रखना, ठीक है। तो ऑपरेशन सिंधु ईरान में इंडियन नेशनल्स के लिए इवैक्यूएशन प्रोग्राम चलाया गया था। तो ये होता है एक्टिव रिकॉलिंग, ये होता है कनेक्टिविटी। जब आप पढ़ते हो तो ये सब आपको पॉइंट पे सोचना होता है, ठीक है। फिर देखो आगे MPAUV, मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल। इसको सबसे पहले डेवलप किसने किया, DRDO, NSTL ने। NSTL का फुल फॉर्म क्या है, नेवल साइंस एंड टेक लैबोरेटरी, जो कि कहाँ पे बेस्ड है, विशाखापट्टनम बेस्ड है। इसका प्राइमरी रोल क्या होगा, तो आपको नाम से पता लग रहा होगा, क्योंकि ये मैन पोर्टेबल, तो एक तो इसको मतलब कहीं भी डिप्लॉय करना इज वेरी इजी, और दूसरा जो इसका काम होगा ना, जो भी आपके सी में माइनिंग होती है उसको डिटेक्ट करना, नेवल माइनिंग काउंटर मेजर्स को इंप्लीमेंट कराना, इसका जो प्राइमरी रोल रहेगा। फीचर क्या है, मैन पोर्टेबल है, फुली ऑटोनोमस है, और ये कम्युनिकेट कर सकता है अंडर वाटर से भी, ठीक है। बाकी डिप्लॉयमेंट फ्रॉम स्मॉल प्लेटफॉर्म, कोऑर्डिनेटेड मल्टी AUV ऑपरेशन। फिर देखो आगे INS तारागिरी। अब INS तारागिरी आपकी किस क्लास की शिप है, पहले वीडियो पॉज करो उसके बाद ये सब पढ़ना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए, तो ये आपकी नीलगिरी क्लास की शिप है। अब किस कैटेगरी की शिप है, तो ये आपके स्टेल्थ फ्रिगेट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे साथ के साथ आपको पता होनी चाहिए कि फ्रिगेट्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, जो आपके ये जो आपके क्रूजर है उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, फ्रिगेट्स, क्रूजर, कॉर्वेट्स, ठीक है, इन सब के बीच में डिफरेंस आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताओगे मुझे। तो जो INS तारागिरी है ये प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत डेवलप्ड होने वाली शिप है, ठीक है, जिसको हम नीलगिरी क्लास के नाम से भी जानते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि अगर आपको प्रोजेक्ट 17A के अंदर जितनी भी शिप्स हैं उनका नाम याद करना है तो कैसे याद कर सकते हो, तो इंडिया में जो भी मेजर माउंटेन रेंजेस है उनसे इंस्पायर्ड इनका नाम, जैसे फॉर एग्जांपल नीलगिरी, तो नीलगिरी क्या है आपका, ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट का मीटिंग पॉइंट है। वैसे हिमालय से हिमगिरी, तो आगे बस सफिक्स में गिरी लगा दो, और जो भी मेजर माउंटेन रेंजेस है तो आपको मेजॉरिटी जो शिप है इस क्लास की याद हो जाएंगी, जैसे हिमगिरी हो गई, तारागिरी हो गई, दूनागिरी हो गई, ठीक है, महेंद्रगिरी हो गई, महेंद्रगिरी कहाँ से इंस्पायर्ड है, महेंद्रगढ़ से। वैसे ही आपके विंध्यागिरी हो गई, ठीक है, उदयगिरी हो गई, ठीक है। तो ये जितने भी गिरी वाले शिप हैं वो प्रोजेक्ट 17A के अंडर में आते हैं। अब प्रोजेक्ट 17A आया है तो आपको प्रोजेक्ट 17 भी रिलेट कर लेना है, ठीक है। प्रोजेक्ट 17 के अंतर्गत कौन सी शिप आती है आपकी, शिवालिक क्लास। शिवालिक क्लास में कौन कौन सी शिप है, शिवालिक हो गई, सह्याद्री हो गई और सतपुरा हो गई, ठीक है। तो ये भी तीनों माउंटेन रेंज से इंस्पायर्ड है, तो उन्हीं के सक्सेसर है प्रोजेक्ट 17A। तो याद रहेगा INS तारागिरी को, क्योंकि रिसेंटली अभी डिलीवर कर दिया गया है इंडियन नेवी को। अब इसके बिल्डर्स कौन है, तो मैज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, समझ है। अब यहाँ पे साथ के साथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताओगे प्रोजेक्ट 15A और प्रोजेक्ट 15B के बारे में, ठीक है। इसके अंदर में जो भी शिप्स आ रही है, एक आपकी विशाखापट्टनम क्लास की है और एक आपकी कोलकाता क्लास की है, तो मैच ऑफ द फॉलोइंग कर लो आप लोग।
ठीक है, साथ के साथ आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा कि बताओ कौन से इसमें विशाखापट्टनम क्लास है, कौन से आपके कोलकाता क्लास है, और इसके बाद इसके अंदर आने वाली शिप, किसमें 3 शिप है, किसमें 4 शिप है। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग थोड़ा एक्सरसाइज करो, आपको भी मजा आएगा। कमेंट सेक्शन एकदम भर जाना चाहिए ना इस बार। फिर बाकी टेक्नोलॉजी वगैरह दे रखा है, ये आपके एग्जाम के लिए उतना रेलिवेंट नहीं है, चाहो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज आपके पेपर 2 के लिए कीवर्ड्स यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। समझ आए? बाकी जो पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाले सारी चीजें। फिर देखो आगे K4 मिसाइल। ठीक है, अब K4 मिसाइल आपके क्या है, ये भी आपका बैलिस्टिक मिसाइल है, न्यूक्लियर कैपेबल इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसको कहाँ से लॉन्च किया जाता है, जो भी आपके सबमरीन होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर सबमरीन होते हैं, वहां से लॉन्च किया जाता है। K सीरीज की जो भी मिसाइल है, राइट। सो प्लेटफॉर्म प्राइमरी लॉन्च वेसल इज अरिहांत क्लास शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर INS अरिहांत, INS अरिघात। तो INS अरिहांत, INS अरिघात अभी तक हमारे यहाँ पे जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है इंडिया में प्रेजेंट। तीसरी जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन इंडक्ट होने वाली है उसका नाम क्या है, यहाँ पे एक्टिव रिकॉल करो, वीडियो पॉज करो, बताओ, पढ़ा रखा है ना, जो तीसरा भी होने वाला है। कर लिया वीडियो पॉज, सोच लिया, ठीक है, उसका नाम है INS अर्धिमान। समझ आया? सो बस इतना याद रखना, K4 मिसाइल आपके क्या है, न्यूक्लियर कैपेबल IRBM। इसको टेस्ट किया गया रिसेंटली अरिघात से, दैट्स वाई ये न्यूज में था। फिर देखो आगे INS वज्रशीर। अब INS वज्रशीर आते ही आपको पता होना चाहिए ये किस प्रोजेक्ट के अंदर डेवलप होने वाली सबमरीन है, ठीक है, और किस टाइप की सबमरीन है। तो 2 चीज आपको एक्टिव रिकॉल करना है, सबसे पहले तो टाइप रिकॉल करना है और दूसरा प्रोजेक्ट रिकॉल करना है। तो प्रोजेक्ट तो आपके प्रोजेक्ट 75 है ना, यहाँ पे मेंशन है प्रोजेक्ट 75। तो प्रोजेक्ट 75 को हम लोग किस क्लास किस नेम से जानते हैं, और कलवरी क्लास। ठीक है, तो कलवरी क्लास में टोटल आपके 6 शिप डेवलप होने थे। कौन कौन सी? कलवरी, खांदेरी, करंज, वेला, वजीर और वज्रशीर। ये 6 आपकी शिप हो गई कलवरी क्लास की। ठीक है, ये सारे आपके क्या है, डीजल इलेक्ट्रिक पावर्ड सबमरीन, जिनको हम स्कॉर्पियन क्लास भी बोलते हैं ना। डीजल टाइप जो है इसका, डीजल इलेक्ट्रिक पावर्ड सबमरीन। बाकी इन सब के बीच में मैं डिफरेंस बता रखा हूँ कि डीजल इलेक्ट्रिक पावर्ड और न्यूक्लियर सबमरीन, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ये सब के डिटेल डिस्कशन के लिए आप लोग मंथली जो वीडियोस है उसको रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो टाइप दे रखा है यहाँ पे, आइडेंटिटी दे रखा है, बिल्ड किसके द्वारा किया गया, मैजगाउन डॉक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। ठीक है, तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। फिर देखो आगे INS कौंडिन्या। अब INS कौंडिन्या भी हमने देखा था नवंबर वाले मैगजीन में। ठीक है, तो ये हमारी काइंड ऑफ एक ट्रेडिशनल सेलिंग वेसल है। ठीक है, इसको ट्रेडिशनल टेक्निक के थ्रू डेवलप किया गया था, ताकि हम लोग ओमान के साथ जो हमारी मैरीटाइम हिस्ट्री है, ठीक है, वापस से उसको रिवैम्प कर सकें। सो वाई न्यूज़, बिकॉज अभी हमने INSV जो है इंडियन नेवी सेलिंग वेसल कौंडिन्या, इसको भेजा था ओमान में। वेसल नेचर क्या था, स्टिच सेलिंग वेसल, नो इंजन, विंड पावर्ड, है ना, जैसे पहले के जमाने में जो आपकी सेलिंग वेसल हुआ करती थी, उसी मॉडल पे कौंडिन्या को बनाया गया। डिजाइन इंस्पिरेशन कहाँ से लिया गया, अजंता केव पेंटिंग, ये भी याद रखना। फिर उसके बाद इसमें जो मेथड यूज हुआ है शिप बिल्डिंग में, वो कौन सा है, उस मेथड को हम किस नाम से जानते हैं, टंकाई शिप बिल्डिंग। मतलब इसमें कोई भी मेटल नेल्स यूज नहीं किया जाता है, कॉयर रोप और कोकोनट फाइबर का यूज किया जाता है, और नेचुरल जो रेजिन होते हैं उसका यूज किया जाता है इसको बनाने में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कौंडिन्या, है ना, डायरेक्ट पूछ लेंगे। ये कौंडिन्या रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए ये आपका एक सेलिंग वेसल है जो कि ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू बनाया गया है। ठीक है, फिर देखो आगे ऑपरेशन थंडर। ऑपरेशन थंडर का पर्पस क्या है, ये बेसिकली आपका एक एनिमल रेस्क्यू प्रोग्राम है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व होती है, तो एक तो होगी आपकी इंटरपोल, WCO वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, और ICCWC इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑन कॉम्बैटिंग वाइल्ड लाइफ क्राइम। तो ये सारे जो एजेंसीज हैं ये मिलकर आपके ऑपरेशन थंडर कंडक्ट कराती हैं। ठीक है, इसका आउटकम क्या था कि 30,000 से ज़्यादा जो लाइव एनिमल्स थे ना उनको सीज किया गया। मतलब एनिमल्स का आपको पता ही है ट्रैफिकिंग होता है फॉर वेरियस पर्पस, जैसे उनका ऑर्गेन्स को बेचा जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर बहुत लोग ऐसे खाने पीने के लिए भी यूज़ करते हैं, मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये जो भी ट्रैफिकिंग हो रहा था, 30,000 के करीब जो जानवर है उनको सीज किया गया। ऑब्जेक्टिव कॉल्ड कव वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग एंड डिसमेंटल ग्लोबल क्राइम नेटवर्क। तो नाम याद रखना, डायरेक्ट पूछ लेंगे ऑपरेशन थंडर इज रिलेटेड टू वॉट। फिर देखो आगे इक्कम AI एंड संभव। अब इक्कम AI जो है इसको इंटीग्रेट किया गया कहाँ पे, जो भी आपके आर्मी की सॉफ्टवेयर है ना, वहाँ पे AI को इंटीग्रेट किया गया है। इसका फीचर क्या है, ये क्लाउड इंडिपेंडेंट है। ठीक है, मतलब इसमें लोकल स्टोरेज यूज होगा, आर्मी को डिजिटल सपोर्ट में हेल्प करेगी, और सिक्योर है काफ़ी। बाकी संभव पोर्टल के बारे में आपको पता ही होगा, है ना। संभव पोर्टल आपके क्या है, एक सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन पोर्टल है। ठीक है, जिसको तुरंत कहीं भी रैपिड डिप्लॉय किया जा सकता है, डिजास्टर वाले प्लेस में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, और रिमोट कनेक्टिविटी यूज़ करने के लिए प्रोवाइड किया जा सकता है। तो याद रखना, संभव पोर्टल इज रिलेटेड टू व्हाट, इट इज़ बेसिकली सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन। फिर देखो आगे डेजर्ट साइक्लोन। तो डेजर्ट साइक्लोन हम लोग किसके किसके साथ कराते हैं, किसके किसके बीच में होता है, इंडियन आर्मी और UAE के बीच में। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। लोकेशन इसका क्या था, अबू धाबी। फोकस सेम है, स्ट्रैटेजिक वैल्यू इंडिया UAE डिफेंस टाइज। फिर देखो आगे
समुद्र प्रताप। अब समुद्र प्रताप किस टाइप की वेसल है? पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल। तो ये एक आपकी एक नई कैटेगरी आपको पता लगी है ना, समुद्र प्रताप। याद रखना, डायरेक्ट पूछ लेंगे समुद्र प्रताप की कैटेगरी क्या है? पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल। वाई इंपॉर्टेंट? इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस पीसीबी, तो क्योंकि ये पहला है तो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो जाता है। बिल्डर कौन है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। तो ये 3 चीज़ तो आपको हर शिप में याद रखना ही रखना है ना। बाकी कैपेबिलिटीज़ क्या है? तो पॉल्यूशन की बात हो रही है तो ऑयल स्पिलिंग से रिलेटेड बात होगी, तो ऑयल स्पिल डिटेक्शन हो गया, रिकवरी एंड स्टोरेज हो गया, और साइड स्वीपिंग आर्म्स हो गया। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है? मरीन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। फिर देखो आगे, ऑपरेशन हिंटरलैंड ब्रू, नाम डायरेक्ट पूछ लेंगे। ठीक है, इसमें कौन सी एजेंसी इन्वॉल्व है? मैंने बताया था, गेस करना है तो डीआरआई कर सकते हो आप। लोकेशन कहाँ पे इसको कंडक्ट कराया गया? महाराष्ट्र में। किसको सीज किया गया? मेफ्ड्रोन को। ठीक है, मतलब एक काइंड ऑफ आपका ड्रग होता है। सो इट इज सिंथेटिक स्टिमुलेंट कैथिनोन ग्रुप, एनपीएस कैटेगरी। इन सबको सीज करने के लिए, इन सबको कर्ब करने के लिए ये ऑपरेशन हिंटरलैंड ब्रू चलाया गया था। फिर देखो आगे, आईसीजीएस विग्रह। आईसीजीएस विग्रह आपकी किस टाइप की शिप है? ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। इसके बिल्डर कौन है? लार्सन एंड टुब्रो शिप बिल्डिंग। तो क्योंकि ये यूनिक है तो नाम याद रख लेना। ठीक है, इसको डिप्लॉय किया गया आपके विशाखापट्टनम में, जो कि आपके ईस्टर्न नेवल कमांड है। परफॉर्मेंस वाइज स्पीड इसकी 26 नॉट्स है, इंड्योरेंस आपकी 5000 नॉटिकल माइल्स। बाकी यहाँ पे की फंक्शन दे रखा है, आप पढ़ सकते हो। फिर देखो, डीएससी A20। डीएससी का फुल फॉर्म क्या है आपका? डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट। ठीक है, तो डीएससी A20 अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। अब इसके बिल्डर थोड़ी यूनिक है, दैट्स वाई यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका बिल्डर कौन है? तीथागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें एक हल लगा है। हल मतलब क्या होता है? बॉडी ऑफ शिप, उसको हम हल बोलते हैं। तो हल में आपकी एक कैटामैरन टाइप, तो आप जाके आप नेट पे इमेज देख सकते हो, हल कैटामैरन, तो उसकी इमेज आपको दिख जाएगी, तो आप ज़्यादा बेटर विजुलाइज कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपके शिप को ना बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। बाकी रोल क्या है इसका? डाइविंग ऑपरेशन, अंडर वाटर मिशन, और कमांड कहाँ पे ये है? सादर्न नेवल कमांड, लोकेशन कोची। समझ आए? तो डीएससी A20 क्या है? आपके डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट, याद रखना। ठीक है, डाइविंग सपोर्ट वेसल कौन सी है? आपकी निस्तार। राइट, फिर देखो आगे, आईएनएस अर्धिमान। अब मैंने बताया था जो थर्ड हमारी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन इंडिया की, वो कौन है? आपके आईएनएस अर्धिमान। तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, तो वही सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। इट इज अरिहंत क्लास बेसिकली। अरिहंत हो गई, अरिघात हो गई, और अब अर्धिमान होने वाली है। ठीक है, सो इसका जो पावर है 83 मेगावाट प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर ये यूज कर रहा है ना। मतलब न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी कहाँ से ड्राइव करेंगे? न्यूक्लियर रिएक्शन से। फिर देखो आगे, आईसीजीएस अमूल्या। तो आईसीजीएस अमूल्या आपके किस क्लास की है? अदम्य क्लास की शिप है, ये चीज याद रखना। ठीक है, और अदम्य क्लास किस कैटेगरी की होती है? फास्ट पेट्रोल वेसल। कहाँ का मिशन किया गया? गोवा में, और इसके बिल्डर का भी नाम क्या है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। परफॉर्मेंस वाइज ये आप याद रख भी सकते हो, और बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे तो, इतना भी याद रखोगे आप ऊपर के 3 तो आपका काम हो जाएगा। फिर देखो, डार्क ईगल। डार्क ईगल डायरेक्ट पूछ लेंगे किस टाइप का ये आपका वेपन है? तो ये आपका एक हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है। अब जैसे आपने हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम देखा ना, तो आपको पता होनी चाहिए कि ये हाइपरसोनिक क्या होता है, सबसोनिक क्या होता है, सुपरसोनिक क्या होता है। तो एक बार वीडियो पॉज करो और आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करके एक्टिव रिकॉल करो, है ना, कि इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है, फिर मैं बताता हूँ आपको। तो सोच लिया, कमेंट में टाइप कर दिया। ठीक है, तो देखो, जो आपका पहले तो मार्क आपको पता होना चाहिए, मैक नंबर। तो मैक नंबर क्या होता है? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड और ऊपर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर मान चलो साउंड की स्पीड से ज्यादा है किसी ऑब्जेक्ट का साउंड, 1 मैक के ऊपर स्पीड से ट्रैवल कर रहा है वो पर्टिकुलर जो भी ऑब्जेक्ट है या मिसाइल है। ठीक है, तो अगर मान के चलो कोई 1 मैक से 5 मैक के बीच में ट्रैवल कर रहा है कोई मिसाइल, जैसे 1 मैक से अगर ट्रैवल कर रहा है तो हो गया सबसोनिक। राइट, सबसोनिक। 1 से 5 के बीच में ट्रैवल कर रहा है तो वो हो गया आपका सुपरसोनिक। और 5 मैक से ऊपर अगर ट्रैवल कर रहा है कोई तो वो हो गया आपका हाइपरसोनिक। समझ है डिफरेंस? तो ये चीज याद रखना। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल, लेकिन ये नॉन न्यूक्लियर है। राइट, बाकी इसको कहाँ से लॉन्च किया जा सकता है? तो जैसे मोबाइल जो आपके टीएल्स होते हैं, टीएल्स मतलब क्या होते हैं? ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर, यहाँ से इसको लॉन्च किया जा सकता है। और दो मिसाइल एक साथ आपके एक लॉन्चर के थ्रू लॉन्च किया जा सकता है। और इसका स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है? इंटरसेप्ट करना इसको डिफिकल्ट है, एंड अल्टर्स ग्लोबल स्ट्राइक बैलेंस। समझ है? उसके बाद हम लोग देख लेते हैं आईसीजीएस सार्थक एट चाबहार। ठीक है, तो जो आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप थी सार्थक, ये अभी आपके चाबहार पोर्ट पे गई है। तो चाबहार पोर्ट ना इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। ठीक है, तो चाबहार पोर्ट कहाँ पे है? सबसे पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए। तो चाबहार पोर्ट का लोकेशन क्या है? ईरान। याद रखना, ईरान। ठीक है, पास में ही आपके ग्वादर पोर्ट भी है जो कि पाकिस्तान का है, और उस पर कंट्रोल किसका है? चाइना का है। ठीक है, तो चाइना आपके स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी के थ्रू इंडियन ओशियनिक रीजन में हमेशा इंडिया को घेरने का प्रयास करता है, और इंडियन ओशियनिक रीजन में डोमिनेंस बनाने का प्रयास करता है। लेकिन इंडिया भी इसके काउंटर में जो नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी है उसके थ्रू इंडिया उसको काउंटर करता है। तो इंडिया भी अपने जो भी स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेटेड पोर्ट्स है वो अलग अलग कंट्री में बनाता है। तो चाबहार पोर्ट ईरान में
इंडिया के हेल्प से डेवलप हुआ है। सो दिस इवेंट मार्क्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन मैरीटाइम कॉर्पोरेशन। उसके बाद एक आपका पुनीत सागर अभियान करके है, ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो व्हाट इज पुनीत सागर अभियान? बेसिकली द क्रू ऑफ आईसीजीएस सार्थक इंगेज्ड इन पुनीत सागर अभियान एक्टिविटीज। दिस इनिशिएटिव फोकस ऑन क्लीनिंग बीचेस एंड कोस्टल एरियाज। तो जो भी आपके बीचेस हैं, जो भी आपके कोस्टल एरियाज हैं, उनको उनकी क्लीनिंग से रिलेटेड ये आपके अभियान चलाया गया, ठीक है। और इसमें जो शिप पार्टिसिपेट किया आईसीजीएस सार्थक। तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बना लेंगे कि पुनीत सागर अभियान में कौन सी शिप शामिल थी या फिर उसका क्या ऑब्जेक्टिव था। देन इट प्रमोट्स इन्वायरमेंट अवेयरनेस एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। इतना क्लियर हुआ। उसका यहाँ पे चाबार पोर्ट का लोकेशन दे रखा है, ईरान में है, ठीक है। और यहीं पे आपके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी है, मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आउटसाइड है। अब यहाँ पे आप मेरे को कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताओ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कौन दो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है। इतना मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आप लोग को स्ट्रेट का आइडिया होगा कि स्ट्रेट आपके दो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, ठीक है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गया, उसके बाद आप स्ट्रेट ऑफ मलक्का हो गया, इस टाइप के जो भी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स है ना, स्ट्रेट ऑफ डॉवर हो गया, ये सब आपको पता होनी चाहिए एग्जाम से रिलेवेंट। तो आप यहाँ पे मेरे को बताओगे कमेंट सेक्शन में टाइप करके कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कौन से दो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगर टफ होता तो मैं आपको बता देता। यहाँ पे बहुत ही ईजी है और इसको मैंने बताया हुआ है आपके जो भी आपके ब्रह्मास्त्र मैगजीन का डिस्कशन होता है। फिर सिग्निफिकेंस क्या है? चाबहार पोर्ट सर्व एज इंडियाज गेटवे टू सेंट्रल एशिया। इट प्रोवाइड्स अ क्रूशियल ट्रांजिट रूट बाय पासिंग पाकिस्तान। क्लियर हुआ। फिर स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस, यहाँ से आप अपने पेपर 2 के लिए कंटेंट उठा सकते हो। तो पेपर 1 के लिए यहाँ तक इंपॉर्टेंट था आपके। फिर देखो आगे एक्साइज इज न्यूज वापस से आ गया। गरुड़ा शक्ति हम किसके साथ करते हैं? इंडोनेशिया के साथ करते हैं, है ना। यही मैं आपको कंफ्यूजिंग पॉइंट बताया था। गरुड़ा और शक्ति वाला फ्रांस के साथ करते हैं और गरुड़ा शक्ति आपके इंडोनेशिया के साथ करते हैं। लोकेशन इसका कहाँ था? बकलो, हिमाचल प्रदेश में। बाकी फोकस वगैरह कॉमन ही रहता है। फिर देखो हरमाऊ शक्ति, तो हरमाऊ शक्ति हम किसके साथ करते हैं? मलेशिया के साथ करते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, नोट डाउन कर लेना। यहाँ पे फंसोगे आप, कंफ्यूज कर जाओगे, है ना। यहीं पे साथ में वापस से मैत्री भी रिलेट कर लेना। फिर इसका लोकेशन कहाँ था हरमाऊ शक्ति का? राजस्थान में इसको कराया गया, ठीक है। फोकस इसका मोरलेस सबके जैसा कॉमन ही है। फिर सूर्य किरण अभी हम देख के आ रहे हैं 19th एडिशन वाला। फिर यहाँ पे देखो इकट्ठा एक्साइज। इकट्ठा एक्साइज आपके किसके किसके बीच में होता है? मालदीव्स और इंडियन नेवी के बीच में, ठीक है। वैसे जो एक्विवेरिन एक्साइज था वो किसके किसके बीच में होता है? इंडिया और मालदीव्स के बीच में ही होता है, ठीक है। इसका लोकेशन कहाँ था? मालदीव्स में ही था। और फोकस क्या था? कॉम्बैट डाइविंग, बोर्डिंग ऑपरेशन, एसिमेट्रिक वॉरफेयर एंड स्पेशल हेलीबॉर्न ऑपरेशन। अब यहाँ पे आपके दो टर्म और आता है, सिमेट्रिक वॉरफेयर एंड एसिमेट्रिक वॉरफेयर। तो इसका क्या डिफरेंस होता है तो मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। मतलब जैसे जो सिमेट्रिक वॉरफेयर होता है इसमें बेसिकली दो आपके स्टेट इन्वॉल्व होती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल रशिया और यूक्रेन, तो यहाँ पे दोनों स्टेट इन्वॉल्व है। लेकिन जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर होता है इसमें दो स्टेट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है। एक तो आपकी स्टेट होती है और दूसरी आपके कोई भी स्टेट किसी थर्ड पार्टी का मतलब हेल्प लेती है। जैसे फॉर एग्जांपल रशिया आपके मर्सनरीज भेजता था अफ्रीका में, ठीक है, वहां पे डोमिनेंस क्रिएट करने के लिए। वैसे आपके बहुत बार आप देखते हो पाकिस्तान जो है टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करता है इंडिया में, बोलते हैं ना इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए, बॉर्डर इश्यूज जो पीओके वाला रीजन है वहाँ पे इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए। तो ये इस टाइप के जो वॉरफेयर होते हैं ना, जहाँ पे आपके डायरेक्टली दो स्टेट इन्वॉल्व नहीं होते हैं बल्कि आपके प्रॉक्सी मेथड का यूज किया जाता है, आपके साइबर का हेल्प लिया जाता है, टेररिस्ट का हेल्प लिया जाता है टू अटैक ऑन देयर एनिमी, उसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर। तो ये बेसिक डिफरेंस याद रखना, ठीक है। उसके बाद आपके एक्विवेरिन एक्सरसाइज आता है, तो ये भी हमारे मालदीव्स के में ये मालदीव्स के साथ होता है। इसका जो वेन्यू था केरला था। तो जो एकता था इसका वेन्यू मालदीव्स था और जो एक्विवेरिन था इसका जो वेन्यू है वो केरला है। क्लियर हुआ इतना। उसका देखो आगे पिनाका LRGR। अब पिनाका LRGR क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। वो ट्रक देखे होगे ना, ट्रक में बहुत सारे ऐसे रॉकेट लॉन्चर लगे रहते हैं, ठीक है। ये आपका पिनाका है, इंडिया का इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है। और पिनाका का इस्तेमाल सबसे पहले आपके कारगिल वॉर में भी किया गया था, ठीक है। इंडिया के कारगिल वॉर में ही पिनाका का बहुत बड़ा रोल था। तो आप चाहो तो इमेज देख सकते हो, है ना, गूगल से। यहाँ पे हमने इमेज नहीं लगाया, ये बेसिकली आपका रिवीजन वीडियो है। बाकी जो ब्रह्मास्त्र मैगजीन है उसमें आपके प्रॉपर सारे इमेजेस दी हुई हैं, ठीक है। तो न्यूज़ में क्यों था ये? बिकॉज इट कंडक्टेड मेडन फ्लाइट टेस्ट एट इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर। चांदीपुर आपके ओडिशा का एक कोस्ट है जहाँ पे सारी मिसाइल टेस्टिंग होती है, ठीक है। उसका ये किस टाइप का सिस्टम है? प्रिसीजन गाइडेड रॉकेट। ये भी पूछ लेंगे कि पिनाका जो है आपके ऐसे ऑप्शन में दे देंगे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है या फिर आपके क्रूज मिसाइल है। तो ये चीज़ याद रखना है ना, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। फिर डेवलपमेंट, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट एज लेबर आर्टरी, हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी, रिसर्च सेंटर आइमराट एंड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। तो ये सारी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने मिलकर पिनाका LRGR का डेवलपमेंट किया है, ठीक है। फिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है? एक तो हायर एक्यूरेसी है, एक टाइम पे आपके मल्टीपल स्ट्राइक्स ये कंडक्ट कर सकती है। बूस्ट आर्टिलरी फायर पावर ऑफ द इंडियन आर्मी। फिर देखो आगे आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल। अब जैसे आकाश जो आपका वर्जन था, न्यू जनरेशन थोड़ा सा एडवांस होगा, है ना। इसका रेंज जो है आपका कहाँ से कहाँ तक है? 50 से 80 किलोमीटर के बीच होता है। न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि अभी इसका रिसेंटली जो ट्रायल्स था वो कंप्लीट किया गया, ठीक है।
किस टाइप का मिसाइल है, तो जैसे बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछ देते हैं, जैसे 3-4 मिसाइल का नाम दे देंगे, जैसे नाग मिसाइल दे देंगे, आकाश दे देंगे, अग्नि दे देंगे, ठीक है, और पूछ लेंगे कि ये किस टाइप का मिसाइल है, सरफेस टू एयर है या एयर टू सरफेस है या सरफेस टू सरफेस है, समझ आ रहा है। तो इस पॉइंट पे भी आपको ध्यान देना है, जो आकाश एनजी है ये आपके सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है, जो भी आपके एरियल टारगेट्स होते हैं उनको हिट करने के लिए। उसके बाद इनका डेवलपर कौन है, तो डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, इन लोगों ने मिलकर बनाया। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत करना बीईएल से, ठीक है, बीएल आपके अलग है, बीडीएल अलग है आपके, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, इट इज सक्सेसर टू आकाश, फास्टर, लाइटर एंड मोर लीथल। ऑब्वियस बात है, न्यू जनरेशन है तो थोड़ी टेक्नोलॉजी इसमें एडवांस इंटीग्रेटेड होगी। फिर आगे आ जाओ, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, ठीक है। तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड आपके क्या है, ये भी आपकी एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट, ठीक है, टाटा ग्रुप की ही ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मैन्युफैक्चर करती है इंडियन आर्म फोर्सेस वगैरह के लिए जो भी इक्विपमेंट होते हैं, आर्मामेंट्स होते हैं। सो इनॉग्रेशन ऑफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ पे, गुजरात में। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेंगे कि जो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है इसका लोकेशन कहाँ पे है, कहाँ पे इसका डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ओपन किया गया है, तो वो है गुजरात, ठीक है। उसका कैपेबिलिटी क्या क्या रहेगा, जैसे आर्मर्ड प्लेटफॉर्म यहाँ पे मैन्युफैक्चर होंगे, एरोस्पेस एंड मिसाइल स्ट्रक्चर होगा, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, ठीक है। की प्रोडक्ट क्या है, वैप है, जो कि हम उधर भी देख रहे थे, है ना, जब हम अपने ओवरसीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को देख रहे थे। पार्टनरशिप किसका किसका है, डीआरडीओ और जो भी आपके ग्लोबल डिफेंस ओईएम्स हैं। ओईएम्स क्या होते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। इनके आपके कॉर्पोरेशन से टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड को स्टैब्लिश किया जाएगा। फिर स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, डिफेंस इंडिजिनाइजेशन। तो जैसे बोला जाता है ना कि इंडिया में कोई भी चीज़ अगर आपको स्कीम को सक्सेस बनाना है, या फिर गवर्नमेंट का जो एम है कि डिफेंस सेक्टर में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो मिसाइल्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, वो इंडिजिनस चीज़ें यूज़ करें, तो वहाँ पे प्राइवेट प्लेयर का ना पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो वैसे ही अगर मान के चलो ऐसे प्राइवेट प्लेयर्स आगे बढ़ के आएंगे डिफेंस में और आपके कंट्रीब्यूट करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेंगे, तब जाके हम लोग डिफेंस इंडिजनाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर हो इतना। फिर देखो आगे, एक्साइज मिलन प्लस महासागर, ठीक है। तो एक्साइज मिलन आपके किसके किसके बीच में होता है, तो पहले तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि ये बाइएनियल एक्साइज है। तो अभी मैं पीछे बता के आ रहा हूँ आपको कि बाइएनियल मतलब कि 2 साल में एक बार कंडक्ट होने वाला एक्साइज, ठीक है। उसका दिया आपका मल्टी नेवल एक्सरसाइज है, मल्टीलेटरल, ठीक है। इसका स्टार्ट हुआ था 1995 में और अभी तक ये कंटिन्यू होता है, हर 2 साल में एक बार ये करवाया जाता है, ठीक है। और इसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है इंडिया का और सागर डॉक्ट्रिन है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसको और एक्सपैंड किया गया है। इसमें भी 2 फेज होते हैं, हार्बर फेज, सी फेज, और इसका फोकस एरिया क्या रहता है, वही कॉमन, इंटरऑपरेबिलिटी, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एयर डिफेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। बाकी इसका जो एक इवेंट हुआ था वो आपके आर के बीच विशाखापट्टनम में कंडक्ट कराया गया था, तो वेन्यू देख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। सो इसमें बहुत सारी कंट्री पार्टिसिपेट करती है। उसके बाद इसका स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस दे रखा है और यहाँ पे महासागर इनिशिएटिव के बारे में दे रखा है। तो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस ये आपके पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो भी कीवर्ड्स है आप लोग नोट कर लेना। और जो महासागर इनिशिएटिव है, यहाँ से पूछ लेंगे पेपर 1 में कब लॉन्च किया गया था, तो ये 2023 में। इसको भी बाई एनुअली आपके कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। महासागर आप बोल सकते हो कि सागर का ही एक एडवांस वर्जन है ना, जहाँ पे हम लोग और म्यूचुअल एंड होलिस्टिक ऑगमेंटेशन ऑफ सागर इनिशिएटिव, है ना। फुल फॉर्म क्या है इसका, महासागर इनिशिएटिव का, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द इंडियन ओशियनिक रीजन। क्लियर हुआ। बाकी पार्टिसिपेटिंग नेशन में आप देख सकते हो बांग्लादेश, श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव, सेशल्स, मोजाम्बिक, केन्या, मेडागास्कर, कोमोरोस, तंजानिया। फिर देखो आगे, जल प्रहार 2025। जल प्रहार 2025 कहाँ पे कराया गया, एक पहले तो किस टाइप का ये एक्सरसाइज है, जॉइंट एम्फीबियस एक्सरसाइज है। तो एम्फीबियस एक्सरसाइज है तो मतलब इसमें आर्मी होगी और नेवी होगी, ठीक है। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव इनहांस एम्फीबियस रेडीनेस एंड स्ट्रेंथन मैरीटाइम सिक्योरिटी। बाकी फेजेस, इसका पहला हार्बर फेज विशाखापट्टनम में कराया गया, सी फेज जो है आपके काकीनाडा में करवाया गया। तो इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पीछे देख के आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको अलग से हमने दे दिया है, जो भी डिटेलिंग थी। फिर देखो आगे, इंडियन नेवी एंड मिसाइल सिस्टम, जैसे फॉर एग्जांपल आईएनएस हिमगिरी, ये किस क्लास की शिप है आपकी, प्रोजेक्ट 17A की शिप है, ठीक है, प्रोजेक्ट 17A, राइट, मतलब नीलगिरी क्लास की शिप है। तो इसको भी अभी रिसेंटली क्या किया गया, कमीशन किया गया एट विशाखापट्टनम, ये याद रखना। बाकी नीलगिरी की सारी शिप की नाम को भी आपको यहाँ पे साथ के साथ रिकॉल कर लेना। बिल्डर कौन है इसके, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जो कि कोलकाता बेस्ड एक शिप बिल्डिंग कंपनी है। क्लियर हुआ। बाकी ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप अलग से रीड कर सकते हो, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। उसका देखो, ULPGM V3 UAV लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन, ये क्या है आपका, इसका डेवलपर कौन है, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो आपका एयर टू सरफेस प्रिसीजन मिसाइल है, डेवलपर इसके DRDO है, ठीक है। इसको लॉन्च कहाँ से किया जा सकता है, जो आपके अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो होते हैं उनसे इनको लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है। इसका टेस्ट लोकेशन क्या है, आंध्र प्रदेश, ये चीज़ याद रखना। फिर वर्जन V3
एंड गाइडेंस, पैसिव होमिंग, इमेजिंग, इंफ्रारेड, सीक ईयर एंड फायर एंड फॉरगेट जो टेक्निक होता है कि मतलब एक बार इस मिसाइल को लॉन्च कर दिया ना तो उसके बाद आप भूल जाओ, ये अपने आप अपने जो टारगेट्स है ना उसको ढूंढ के मतलब क्या करता है, हिट कर देता है, इंटरसेप्ट कर देता है। फिर इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है कौन कौन है, एक तो अडानी है, एक भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है, तो ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए याद रखना, ठीक है। फिर देखो आईएनएस उदयगिरी, तो आईएनएस उदयगिरी और हिमगिरी लगभग साथ में ही आपके कमीशन हुए थे, तो ये भी आपके प्रोजेक्ट 17A की ही शिप है जो कि एक स्टेल्थ फ्रिगेट है। क्लियर हुआ, बिल्डर तो सेम ही रहेंगे। फिर देखो आगे IADWS, IADWS क्या है, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। तो जब से आपके ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट कराया गया है तो उस टाइम से आपके पूरे दुनिया ने लोहा मान लिया कि इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमें उसी टाइम पे ये भी नीड फील हुआ कि अभी हमें और स्ट्रेंथन करने की नीड है ना। तो फिर आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने आपके इंडिपेंडेंस डे में लाल किले से क्या अनाउंस किया था, जो मिशन सुदर्शन चक्र है, मतलब जो भी हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है इसको और स्ट्रेंथन करने की बात की गई। तो इसका कंटेक्स्ट क्या है, क्यों ये न्यूज़ में, मेडन फ्लाइट टेस्ट इसका सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस मैंने बता दिया, इंडिया सेल्फ रिलायंट एयर डिफेंस शील्ड, ठीक है। बाकी मिशन सुदर्शन चक्र इसका अनाउंसमेंट कब हुआ था, इंडिपेंडेंस डे में हुआ था, राइट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि जो भी एयर डिफेंस सिस्टम हमारा पूरा इंडिजिनस हो, न्यूट्रलाइज एनिमी एयर अटैक्स, इनेबल इफेक्टिव रिटेलिएशन। कवरेज क्या रहेगा आपका, स्ट्रैटेजिक एसेट और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इंस्पिरेशन क्या है, जो भी हमारे लॉर्ड कृष्ण है उनके सुदर्शन चक्र से इंस्पायर्ड है ये नाम, ठीक है। टाइमलाइन क्या रहेगा, ये पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगा 2035 तक, ठीक है। फिर देखो आगे ऑपरेशन अखाल, डायरेक्ट पूछ लेंगे ऑपरेशन अखाल क्या है आपका और इसमें कौन कौन सी सिक्योरिटी फोर्सेस इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले ऑपरेशन जो अखाल है ये आपका एक एंटी टेरर ऑपरेशन है, ठीक है। और इसके तहत आपके दो टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया गया जम्मू एंड कश्मीर में। लोकेशन कहाँ पे आपके, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कौन कौन सी सिक्योरिटी फोर्सेस इन्वॉल्व है, तो एक तो इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ एंड जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। नेचर ऑफ ऑपरेशन क्या था, काउंटर टेररिज्म, फॉरेस्ट टेरेन एंड जॉइंट सिक्योरिटी फॉरेस्ट ऑपरेशन। तो इतना भी अगर आपको पता होगा तो आपका काम हो जाएगा। वैसे हम लोग देखे थे एक ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया गया था, ठीक है, ऐसी जो टेररिस्ट है उनको एलिमिनेट करने के लिए, और वैसे ही एक आपके ऑपरेशन शिव शक्ति भी लॉन्च किया गया था। तो ये लोकेशन देख लेना, ये बस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसका देखो आगे प्रलय मिसाइल, ठीक है। तो प्रलय मिसाइल क्या है आपका, एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, याद रखना। एक होता है आपका शॉर्ट रेंज, एक होता है मीडियम रेंज, एक होता है इंटरकॉन्टिनेंटल, ठीक है। तो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का जो रेंज रहता है वो 1000 किलोमीटर से कम ही रहता है ना। सो इसके डेवलपर कौन है, DRDO, और इसका टेस्टिंग साइट क्या है, चांदीपुर। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। इसका भी सक्सेसफुल अभी यूजर ट्रायल कंप्लीट हुआ है। तो इमेज वगैरह अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, और यहाँ पे रेंज भी दे रखा है कि जो इसका रेंज क्या है 150 से 500 किलोमीटर तक है ना। दैट्स वाई इट इज शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। बाकी बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बीच में डिफरेंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इंडस्ट्री पार्टनर कौन कौन से इसके, BDL और BEL, ये दोनों ही हैं, ठीक है। बाकी ये सब पेपर 2 के लिए आप यूज़ कर सकते हो, ये सारे जो अच्छे कीवर्ड्स है। फिर देखो आगे ऑपरेशन रेनबो। ऑपरेशन रेनबो आपके किस लिए कंडक्ट कराया गया था और किसके द्वारा कराया गया था। तो मैंने बताया ना कि इस बार जितने भी ऑपरेशन हुए थे इस टाइप के जो भी एंटी ट्रैफिकिंग या एंटी ड्रग्स रिलेटेड, तो वो आपके DRI कंडक्ट कराती है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ठीक है। तो इन्होंने नारकोटिक्स को सीज किया, नियरली 9 kg नारकोटिक्स, कहाँ पे, दिल्ली में, ठीक है। तो उस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन रेनबो। बाकी यहाँ पे अबाउट DRI दे रखा है, इसका एस्टैब्लिशमेंट डेट, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लीडरशिप इसको कौन लीड करते हैं, जो DG होते हैं, ठीक है। एंड इट ऑपरेट्स अंडर CBIC, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, ठीक है। बाकी मैंडेट क्या है, इंटेलिजेंस गैदरिंग, एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन एंड फोकस एरिया ऑन नार्कोटिक्स एंड इकोनॉमिक ऑफेंसेस। फिर देखो आगे एक्साइज इन न्यूज़ 2025 अगस्त, ठीक है। तो जैसे बोल्ड कुरुक्षेत्र है, किसके साथ हम करते हैं, सिंगापुर के साथ करते हैं। अब एक एक लाइन में याद रखना और लोकेशन याद रख लेना, जोधपुर इंडिया। फिर स्लिनेक्स जो एक्साइज है किसके साथ करते हैं, श्रीलंका के साथ करते हैं। ब्राइट स्टार जो एक्साइज है किसके साथ करते हैं हम, मतलब ये इंडिया की ही एक्साइज है, मल्टीलेटरल एक्साइज, जिसमें आपके तीनों इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ही पार्टिसिपेट करती है ना, मल्टीलेटरल ट्राई सर्विसेज एक्साइज, ठीक है। लोकेशन कहाँ था इसका, इजिप्ट था, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर देखो आगे सुपर गरुड़ शील्ड। सुपर गरुड़ शील्ड आपके क्या है, एक मल्टीनेशनल इंडो पैसिफिक एक्सरसाइज है, इसमें पार्टिसिपेंट बहुत सारी कंट्री आप देख सकते हो, ठीक है। इसका जो लार्जेस्ट एडिशन हुआ था सिंस 2007 वो 2025 में हुआ, ठीक है। इसका लोकेशन देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, जकार्ता, सुमात्रा और रियाऊ आर्किपेलागो। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, कॉमन ही है, इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी कॉपरेशन, मल्टीनेशनल जॉइंट ऑपरेशन एंड स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग। फिर सस्टेनेबल पावर 1404, ये क्या है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेंगे। तो ये आपका एक नेवल एंड मिसाइल एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें कंट्री कौन कौन है, ईरान है, और फोर्सेस कौन कौन से इन्वॉल्व है, एक तो आपकी इरिन है और IRGCN है, ठीक है। लोकेशन नॉर्दर्न इंडियन ओशन, सी ऑफ ओमान। तो बाकी सारी डिटेल उतनी रेलिवेंट नहीं है। फिर देखो यहाँ पे समन्वय शक्ति, इसमें आपके कौन कौन पार्टिसिपेट कर रही है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, NDRF, SDRF, BRO, GREF, PSU, मीडिया, सब ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। और लोकेशन क्या है इसका, 3 सुकिया, आसाम। इतना भी याद रख लो कि आपका काम हो जाएगा। फिर देखो आगे
भैरव बटालियन। अब भैरव बटालियन में काफ़ी न्यूज़ में रहा है ना, इस बार रिपब्लिक डे पैरेड का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी रहा। तो भैरव बटालियन आपका एक काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड यूनिट ऑफ इंडियन आर्मी है, ठीक है। एक बटालियन में आपके लगभग 250 सोल्जर्स के करीब होते हैं। और जैसे पैरा एसएफ आपने सुना होगा है ना, जो पैरा स्पेशल फोर्सेस होती हैं इंडियन आर्मी की, एक बोलते हैं ना कमांडो यूनिट है, बहुत ही वेल ट्रेंड सोल्जर्स होते हैं। तो भैरव कहीं ना कहीं मतलब इस गैप को फिल करेंगे, जो हमारे नॉर्मल इन्फेंट्री होते हैं और जो हमारे स्पेशल फोर्सेस होते हैं उनके कहीं ना कहीं बीच में जो लाई करेंगे, भैरव लाई करेंगे, है ना। तो ये भी काइंड ऑफ कमांडो यूनिटी है, स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग ही इनको मिली हुई होंगी। लेकिन अब जैसे हम जो पैरा स्पेशल फोर्सेस है इनको हर जगह हम नहीं डिप्लॉय कर सकते, तो जिन जगह में मतलब हमें स्पेशलाइज यूनिट की ज़रूरत होती है तो उन सारी जगहों के लिए आपके भैरव फोर्स को प्रिपेयर किया गया है। ये ज़्यादातर आपके इंडिया चाइना बॉर्डर और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे ही डिप्लॉय किए जाएंगे, ठीक है। सो इनको रेज किया गया 2025 में। पर्पस क्या है? हाइब्रिड वॉरफेयर, रैपिड रिस्पॉन्स, एंड दे आर ऑल्सो नोन एज फाइट टू नाइट कैपेबिलिटी, फाइट टू नाइट फोर्स। क्लियर हुआ? तो बोला जाता है भैरव बटालियन जो है नाइटमेयर फॉर एनिमीज है ना, दे आर फाइट टू नाइट फोर्स, दे हैव फाइट टू नाइट कैपेबिलिटी, रात में भी ये लोग लड़ सकते हैं। पोजिशनिंग बिटवीन पैरा एसएफ एंड रेगुलर इन्फेंट्री। कॉम्पोजिशन मैंने बता दिया, 200 से 250 सोल्जर्स पर बटालियन में रहते हैं, ठीक है। और पहली बार ये कब अपीयर हुए? 78 आर्मी डे जो जयपुर में कंडक्ट कराया गया था। ये भी वेन्यू याद रखना इंपॉर्टेंट आपके लिए। यहाँ पे इनको सबसे पहली बार शोकेस किया गया। फिर देखो आगे, ब्रिक्स नेवल एक्सरसाइज। अब ये ब्रिक्स नेवल एक्सरसाइज में देखो कहाँ आपको यूपीएससी ट्रैप करेगा। जैसे ब्रिक्स का पार्ट आपको पता है कि ब्राज़ील भी है और इंडिया भी है, ठीक है। तो पूछ लेंगे कि ब्रिक्स नेवल एक्सरसाइज में कौन किन किन सी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया, और वहाँ पे दे देंगे ब्राजील, इंडिया, ये इस टाइप का, तो आप वहाँ फंस जाओगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कैच ये याद रखना है कि जो ब्रिक्स नेवल एक्सरसाइज हुआ है यहाँ पे आपके इंडिया और ब्राजील ने पार्टिसिपेट नहीं किया। बाकी जो पार्टिसिपेटिंग नेवीज थी कौन कौन थी? चाइना ने किया, रशिया ने किया, ईरान ने किया, यूएई ने किया और साउथ अफ्रीका ने किया। तो ये सारे भी आपके ब्रिक्स नेशन है, लेकिन इसमें आपको इंडिया और ब्राजील मिसिंग लग रहे होंगे, है ना। तो यहीं पे आपको यूपीएससी खेल जाएगा। तो बस ये चीज़ याद रखना, आपका काम हो जाएगा, राइट। तो जो भी ब्रिक्स नेशन है उनके बीच में होने वाली नेवल एक्सरसाइज है ये। नॉन पार्टिसिपेंट हमने यहाँ मेंशन कर दिया। और थीम क्या था? सेफ्टी ऑफ शिपिंग लेन्स एंड मैरीटाइम इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फिर देखो आगे, एलआर एशम्स हाइपरसोनिक मिसाइल। तो ये टाइप किस टाइप का है? लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल। इसका डेवलपर कौन है? डीआरडीओ। तो ये भी आपका एक कैच होता है कि जैसे मान के चलो मिसाइल में अगर आपको कुछ नहीं याद आ रहा है एग्जाम में, ठीक है, और डीआरडीओ ऑप्शन में है ना, तो गो विथ डीआरडीओ, क्योंकि मेजॉरिटी जो मिसाइल है वो आपके डीआरडीओ ही डेवलप करती है। कुछ मतलब बहुत रेयर चांस होता है कि जैसे आपके कुछ अलग ऑर्गेनाइजेशन आके वो मिसाइल को डेवलप करी, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके डीआरडीओ ही कर रही होती है, ठीक है। रेंज इसका क्या है? 1500 किलोमीटर, ठीक है। तो इससे आपको ये पता लग रहा है कि ये काइंड ऑफ आपके लॉन्ग रेंज मिसाइल है, ठीक है। और इसका जो स्पीड है वो अप टू मैक 10 है बूस्ट फेज में, ठीक है। और ग्लाइड फेज में आपके 5 मैक से ज़्यादा है। ट्रेजेक्ट्री इसका क्वाजी बैलिस्टिक है, लो एल्टीट्यूड ग्लाइड एंड हाई मैन्यूवरेबिलिटी, ठीक है। बाकी इसमें जो प्रोपल्शन सिस्टम लगा है 2 स्टेज सॉलिड रॉकेट मोटर लगा हुआ है, ठीक है। फिर देखो आगे, MPATGM मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इसका टाइप क्या है? 3rd जनरेशन फायर एंड फॉरगेट ATGM। इसका डेवलपर कौन है? डीआरडीओ, है ना। तो देख पा रहे होगे आप कि डीआरडीओ द्वारा बहुत सारे जो आपके मिसाइल्स हैं उसको डेवलप किए जा रहे हैं, राइट। इसका की फीचर क्या है? टॉप अटैक कैपेबिलिटी, डे एंड नाइट ऑपरेशन, एडवांस सीकर एंड माउंटेड ऑप्शन। इसकी रेंज क्या है ये देख लेना, 2.5 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपको ये फंसा सकते हैं, तो क्योंकि ये पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है तो आप ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हो कि बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं होगा, है ना। तो इसका अप टू 2.5 किलोमीटर रेंज है। क्लियर हुआ इतना? फिर देखो आगे, नेशनल डेटाबेस ऑन आईईडी ब्लास्ट। तो आपके ये रिसेंटली बनाया गया है जो डेटाबेस है, जो भी इंडिया में आईडी ब्लास्ट हो रहा है ना, तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है इस डेटाबेस में रखा जाएगा, ताकि कोई भी अगर सिक्योरिटी एजेंसी इन्वॉल्व है इन्वेस्टिगेशन में ये सारे आईडी ब्लास्ट के, तो उनके पास एक जगह मतलब एक कहीं पे सिंगल रिपोजिटरी हो जहाँ से वो लोग इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकें। सो ये टाइप क्या है? काइंड ऑफ नेशनल डिजिटल काउंटर टेरर डेटाबेस। लॉन्च किसके द्वारा किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। इसका कवरेज क्या है? बम एंड आईडी ब्लास्ट सिंस 1999 जो भी हुआ है तो सबका एक डेटाबेस बना रहेगा, है ना, ताकि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इनको फाइल वगैरह के चक्कर में ना पड़ना पड़े, ये लोग आराम से रिसर्च अपना कर पाए, इन्वेस्टिगेशन कर पाए। ऑब्जेक्टिव क्या है? डेटा ड्रिवन सिटी इन्वेस्टिगेशन एंड इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन। ये बहुत अच्छा कीवर्ड है, ये भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इंडिया में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि जो हमारी एजेंसियाज हैं उनके बीच में ही कोऑर्डिनेशन नहीं होती है। उसका जो नोडल एजेंसी है वो कौन है? आपके जो NSG है ना, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ये भी आपकी स्पेशलाइज यूनिट है, कमांडो यूनिट। तो ये चीज़ याद रखना, इसकी जो नोडल एजेंसी है NSG है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? मनेसर हरियाणा। तो NSG का ट्रेनिंग सेंटर भी आपके मनेसर हरियाणा में, ये भी चीज़ याद रखना। बाकी एक्सेस इसमें कहाँ कहाँ किसको किसको रहेगा? स्टेट पुलिस कर सकती है, CAPF कर सकती है, और जो भी ऑथोराइज्ड एजेंसीज है। फिर देखो आगे, ऑपरेशन हॉकी स्ट्राइक। तो ये सारे वन वर्ड है, ठीक है। डायरेक्ट नाम ही पूछ लेंगे और कौन कंडक्ट कराता है ये पूछ लेंगे, आपका काम हो जाएगा। तो ऑपरेशन हॉकी स्ट्राइक किसके द्वारा किया गया? USA के द्वारा। और किस कंट्री में करा गया? सीरिया में करा गया, ठीक है। किस लिए करा गया? जो भी आपके
ISIS लिंक्ड अटैक थे पलमायरा में, ठीक है, उनको डिसमेंटल करने के लिए, उनको आपके इंटरसेप्ट करने के लिए यूएसए ने सीरिया में अटैक किया, ठीक है। नेम इसके कहाँ से इंस्पायर हुआ ये सब नहीं पूछेंगे आपके एग्जाम में, इसको काट लो। और नेचर क्या था इसका, रिटेलिएटरी एयर स्ट्राइक्स। तो बस नाम याद रखना किसने कंडक्ट कराया और कहाँ कंडक्ट कराया, दैट्स इट। पेपर वन के लिए आपके इतना इंपॉर्टेंट है। फिर देखो आगे ओरेशनिक मिसाइल है ना, तो डायरेक्ट पूछ लेंगे ये मिसाइल कहाँ की है, तो ये आपकी रशिया की है। जैसे हम लोग अभी पीछे देख के आ रहे हैं बुस्तेवनिक मिसाइल, वो भी आपके रशिया की थी, ठीक है। सो इट इज काइंड ऑफ इंटरमीडिएट रेंज हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल डेराइव्ड फ्रॉम RS-260 रूबेस। इसका रेंज जो है 3000 से 5500 किलोमीटर तक है, ठीक है, और स्पीड जो है मैक 10 या फिर उससे ज़्यादा का है, राइट। बाकी ये आपके कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरफेयर सबको ही कैरी कर सकती है एज अ पेलोड, ठीक है। और कैपेबिलिटी इसका पॉसिबल MIRV कैपेबिलिटी। अब आपको पता होनी चाहिए कि जो आपका मल्टीपल इंडिपेंडेंट रीयूजेबल व्हीकल कैपेबिलिटी है ये हमारे अग्नि 5 में भी इंस्टॉल किया गया है ना, अग्नि 5 में भी, तो ये भी चीज़ याद रखना। फिर देखो आगे सागर मैत्री 5। तो सागर मैत्री 5 क्या है आपके, ये आपके कोलैबोरेटिव ओशिनोग्राफिक इनिशिएटिव है, मतलब इसमें बेसिकली आपके सर्वे कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो इसको कौन लीड कर रहा है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, DRDO और इंडियन नेवी मिलके। इसमें जो वेसल इन्वॉल्व होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, डायरेक्ट पूछ लेंगे कि सागर मैत्री 5 में यूज होने वाली वेसल कौन है, तो नाम बहुत अच्छा है, INS सागर ध्वनि, ठीक है। इसका रोल क्या है आपके, इस मरीन एकॉस्टिक रिसर्च वेसल। इसको डिजाइन किसने किया है, NPOL DRDO ने। कंस्ट्रक्शन इसका किसने किया है, GRAC ने, है ना, जो कोलकाता बेस्ड शिप बिल्डिंग कंपनी है, और इसको कमीशन किया गया था 1994 में, राइट। उसका एम क्या है इसका, जो आपके सागर मैत्री 5 जो एक्सरसाइज कराया जाएगा, साइंटिफिक कॉपरेशन करना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, और जो अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस है इसको बढ़ाना। पार्टिसिपेटिंग कंट्री देख सकते हो आप, ओमान, मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया एंड म्यांमार। तो एक एक लाइन का है, तुरंत तुरंत करो, आगे बढ़ो। उसका देखो सुदर्शन चक्र इनिशिएटिव। तो सुदर्शन चक्र का यहाँ पे डिटेल दे रखा है, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप जो मेजर चीज़ें वो बस जान लो कि सबसे पहले इसमें लीडिंग एजेंसी कौन है, DRDO है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हमने देख लिया है, कवरेज भी हमने देख लिया है, और टाइमलाइन आपके फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा 2035 तक, ये भी हम देख के आ रहे हैं। बाकी इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी स्टैक जो है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट किए गए, लाइक बहुत सारे लेजर्स, ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। अब डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स क्या होते हैं, जो लेजर के थ्रू हम लोग इंटरसेप्ट करते हैं ड्रोन्स वगैरह को विदाउट यूजिंग एनी फायर पावर, ठीक है, उसको हम लोग डायरेक्टेड एनर्जी वेपन बोलते हैं। उसका ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट क्या है, जैसे आपके रशिया कौन कौन सा यूज़ करता है सेम टाइप, मतलब इन दी सिमिलर मॉडल कौन कौन से एयर डिफेंस सिस्टम को यूज़ करता है, S-400, S-500। वैसे यूएसए आपके पैट्रियट मिसाइल सिस्टम यूज़ करता है, थार्ड यूज़ करता है। वैसे इजराइल आपके आयरन डोम यूज़ करता है, डेविड स्लिंग यूज़ करता है, और चाइना आपके HQ-9 और HQ-19 यूज़ करता है। बहुत रेलिवेंट है, अगर इस न्यूज़ से कोई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो ये वाला चीज़ है ना। और इंडिया अपना अभी सुदर्शन चक्र इनिशिएटिव लाया, तो इंडिया में कौन कौन से रहेंगे, S-400 रहेंगे, आकाश तीर सिस्टम रहेगा, आकाश मिसाइल सिस्टम रहेगा, ये सब इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम के वाइटल कंपोनेंट है। क्लियर हुआ। फिर देखो आगे सूर्यास्त्र मल्टी कैलिबर रॉकेट सिस्टम। तो सूर्यास्त्र मल्टी कैलिबर रॉकेट सिस्टम क्या है, ये आपका एक इंडिजिनस लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर है। यूज कौन कर रही है, इंडियन आर्मी कर रही है। मैन्युफैक्चर कौन है, नाइब लिमिटेड, ठीक है। और टेक्नोलॉजी पार्टनर है आपके एल्बिट सिस्टम। रेंज देख लो 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर, ठीक है। बाकी कैपेबिलिटीज वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। फिर आ जाओ आगे, UAV लॉन्च प्रिसीजन मिसाइल। इसको किसने डेवलप किया, DRDO ने। ये भी आपका एक एयर टू सरफेस प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन है, ठीक है। इसको भी हम लोग UAV से लॉन्च कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी हम ऊपर भी देख के आ रहे हैं, मतलब पहले भी देख के आ रहे हैं इसको। फिर देखो आगे नेट ग्रिड, ठीक है। नेट ग्रिड आपके क्या है, ये भी आपका एक काइंड ऑफ रिपोजिटरी है, ठीक है। सो इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। इसका किस मिनिस्ट्री के अंडर में आ रही है, होम अफेयर्स के अंदर, ठीक है। इसका नेचर क्या रहेगा कि जो भी IT इंटेलिजेंस है उसको प्रोवाइड करना, राइट। सो इसमें आपके जो एक्सेस रहेगा वो जितनी भी सेंट्रल एजेंसीज हैं, 11 सेंट्रल एजेंसीज लाइक IB, ROD, DRI, ED एक्सेट्रा, इन सब के पास रहेगी, और स्टेट पुलिस के पास रहेगी। ऑथराइज रैंक किसका रहेगा, मतलब कौन इसको एक्सेस कर सकता है, तो या तो SP रैंक या उससे अबव के अधिकारी, ठीक है। डेटा कवरेज में क्या क्या आ जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, जैसे आधार भी आता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी, बैंक एंड एयरलाइन डेटा भी, और रिलेवेंट सोशल मीडिया इनपुट से सारा कुछ आ जाएगा डेटा कवरेज में, ठीक है। और पर्पस क्या है, काउंटर टेरर एंड सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन। तो बेसिकली इसको क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ किया जाएगा, जो नेट ग्रिड है आपका। क्लियर हुआ। फिर देखो आगे AH-64E अपाची हेलीकॉप्टर्स। ये भी आपके इस बार 26 जनवरी के रिपब्लिक डे पैरेड में हमें देखने को मिला था। इसको फ्लाइंग टैंक भी बोला जाता है। और इसके डेवलपर कौन है, इसके डेवलपर जो है बोइंग है, ठीक है, जो आपकी बोइंग डिफेंस लिमिटेड है, जो USA एक बेस्ड कंपनी है, ठीक है। वो लोग AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर्स बनाते हैं। और अपाचे हेलीकॉप्टर आपके पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस हेलीकॉप्टर्स में से एक है, ठीक है। फिर उसके बाद न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी रिसेंटली जितने भी इसके बैच हमने खरीदे थे US से, वो फाइनली हमें डिलीवर हो गया, ठीक है। रोल आपके जो कीवर्ड्स हैं ये पेपर 2 के लिए यूज़ कर लेना, जैसे प्रिसीजन स्ट्राइक, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, हाई सिचुएशनल अवेयरनेस, राइट।
उसके बाद एडवांस सेंसर टारगेटिंग, डिजिटल कनेक्टिविटी, यूएवी कंट्रोल कैपेबिलिटी। फिर देख लो आगे, ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी। अब ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी का भी गठन हुआ है रिसेंटली, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के बहुत चांसेस हैं। तो क्यों बनाया गया इसको बेसिकली, क्योंकि आपको पता होगा जैसे जो कोस्टल, जब मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात आती है, कोस्टल सिक्योरिटी की बात आती है, तो वहाँ पे जो डोमेन है ना, जुरिस्डिक्शन है, वो फिक्स नहीं है। मतलब पता ही नहीं लगता बहुत बार कि इंडियन नेवी का वो जिम्मेदारी है या जो आपके कोस्टल पुलिस है उसकी जिम्मेदारी है या फिर आपके कोस्ट गार्ड की जिम्मेदारी है। तो बहुत बार ना जो आपके इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन होता है ये नहीं हो पाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके ब्यूरो ऑफ पोर्ट बनाया गया है, ताकि ये जो है आपका काइंड ऑफ एक ब्रिज का काम करेंगी इन सारे एजेंसीज के बीच में, ठीक है। और दूसरा जो है स्ट्रेंथेंड पोर्ट एंड वेसल सिक्योरिटी, ये भी इसका पर्पस है, ठीक है। लीगल बेसिस क्या है, सेक्शन 30 मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025। मिनिस्ट्री कौन इन्वॉल्व है, पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। और लीडरशिप इसमें कौन लीडर रहेंगे, जैसे डीजी रहेंगे, जो आईपीएस लेवल के अधिकारी रहेंगे, ठीक है। फिर इसमें हर एक साल में जो है वो ट्रांजिशन होते रहेगा। कोर मैंडेट क्या है, एक तो रेगुलेटरी ओवरसाइट प्रोवाइड करना, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करना और साइबर सिक्योरिटी पे फोकस करना, ठीक है। देन CISF डेजिग्नेटेड एज रिकग्नाइज सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर देखो आगे, INS हिमगिरी, अभी हम देख के आ रहे हैं INS हिमगिरी प्रोजेक्ट 17A की आपके शिप है, स्टेल्थ फ्रिगेट है, ठीक है। फिर देखो आगे, INS उदयगिरी, ये भी हम देख के आ रहे हैं। ऑपरेशन चक्रा 5, ये भी हम देख के आ रहे हैं। अच्छा, ऑपरेशन चक्रा 5 कौन एजेंसी कंडक्ट करा रही है, आपके CBI कंडक्ट करा रही है। ऑब्जेक्ट क्या है, टू कॉम्बैट ट्रांसनेशनल साइबर इनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम्स, ठीक है। इसका फोकस जो रहेगा किस पे रहेगा, डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड पे, OTP स्कैम्स पे, लोन ऐप फ्रॉड्स पे और फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम्स पे। क्लियर हुआ। और इसका जो नेचर है वो क्या है, नेशन वाइड साइबर क्राइम्स क्रैकडाउन। अब ये सब न्यूज़ मैंने बहुत फास्ट आपको पढ़ा है, क्यों, क्योंकि वन लाइनर के फैक्ट में आप वन लाइनर के फॉर्म में आप लोग याद रख सकते हो, है ना। इससे बाहर बहुत ज़्यादा UPSC नहीं जाएगा, जहाँ पे ट्रिक कर सकता है वो सारे पॉइंट्स मैंने आपको हाईलाइट करा दिए। फिर देखो आगे, INS विक्रांत। INS विक्रांत क्या है, हमारे इंडिया का एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है। अभी रिसेंटली इंडक्ट हुआ था आपके लास्ट ईयर। सो इसके जो बिल्डर्स है उनका नाम याद रखना, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। और डिज़ाइन किसने किया था, वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने। बाकी डायमेंशन वगैरह इतना ज़्यादा नहीं पूछते एग्जाम में, ठीक है। लेकिन स्टिल अगर आप SSB वगैरह देते हो तो ये सब याद कर लिया करो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पीड इसकी 28 नॉट तक जा सकती है। इंड्योरेंस इसकी 45 दिन की है, ठीक है। और इससे आपके बहुत सारे जो एयरक्राफ्ट है उसको लॉन्च किया जा सकता है, लाइक MiG-29K, MS-60R, कैमोफ 31, ALH एंड नेवल LCA, राइट। फिर इससे आपके बहुत सारे एयरक्राफ्ट ऑपरेशन भी परफॉर्म किए जा सकते हैं, लाइक स्टोबार विथ स्काई जंप। फिर आ जाओ रीजनल सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज। इसको कौन कंडक्ट कराती है, इंडियन कोस्ट गार्ड कंडक्ट कराती है। कहाँ पे कराई है, कर्नाटका मैंगलुरु कोस्ट में कराई है। और इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है, वेस्ट कोस्ट गार्ड मुंबई में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, मास रेस्क्यू प्रिपेयर्डनेस एंड इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन। फिर देखो आगे, रीजनल सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज, रिसारेक्स इसका नाम है। इसको भी कौन कंडक्ट करा रही है, इंडियन कोस्ट गार्ड। इसका भी एरिया क्या है, ऑफ कर्नाटका मैंगलुरु कोस्ट, ठीक है। तो ये आज का हमारा लास्ट न्यूज़ था, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो डिफेंस और सिक्योरिटी वाला जो भी आपके 6 महीने में करंट अफेयर्स आया उसकी वीडियो एंड होती है। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। मतलब ये इस टाइप के वीडियोस ना आपके बहुत हाई यील्डिंग होते हैं, मतलब आपके सारे एक्सरसाइज वगैरह जो भी 6 महीने में रहे हैं, ये बाकी आगे के 6 महीने का हम लोग एक वीडियो और लाके कवर करा देंगे, राइट। तो आपके सारे एक्सरसाइज एक जगह मिल गया, आपको सारे मिसाइल्स जो भी न्यूज़ में रहे हैं वो एक जगह मिल गया। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो अब बस ये आप ब्रह्मास्त्र प्लस में अगर होगे तो आपको ये शेयर कर दिया जाएगा माइंड मैप, यहाँ से जाके जो भी वैल्यू एडिशन मैंने कराया है वो करके रिवाइज कर लेना। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं एक्टिव रिकॉलिंग करके पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक देते रहिए ताकि हम लोग और फ्यूचर में और इस प्रोग्राम को इम्प्रूव कर सके, ठीक है। और आप लोगों की जितनी मदद हो सके आपके जर्नी को आसान बनाने का वो हम कर पाएँ, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद।